एक और कमजोरी भरा सेशन और दिन के निचले स्तरों के करीब ट्रेड करते हुए बाजार आखिरी 1.5 घंटे में आएगी रिकवरी या फिर रहेगा दबाव। ऐसे में क्या करें, आप बचे हुए 1.5 घंटे में क्या करें, कल की वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी की तैयारी रहेगा फोकस, इसी पर स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि क्या करना है आपको इस गिरावट में, कौन से अब अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आते हैं और कहां रहेगा बाजार का फोकस। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? तेज गिरावट है बाजार में, 200 अंक नीचे निफ्टी है और 17,900 के करीब, थोड़ा नीचे फिसला भी था 17,900 से, अब 17,900 के आसपास है। और बैंक निफ्टी भी 400 अंक लुढ़कर 38,000 के नीचे है इस वक्त ट्रेड करता हुआ। आईटी, एफएमसीजी, रियल एस्टेट और प्राइवेट बैंक्स ये सारे के सारे कमजोर हैं और फाइनेंस कंपनियों में भी है दबाव। सरकारी कंपनियों में थोड़ी बहुत खरीदारी है और खासतौर से ऑयल एंड गैस शेयर जो है वो आज मजबूत है। कच्चा तेल $90 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है और उसके दम पर यहाँ पर तेजी बनती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स लगातार दबाव में 125 अंकों की कमजोरी झेलते हुए इस वक्त, और यूरोप के बाजारों से संकेत कमजोरी के 0.5% के नुकसान के साथ। ये है दीप अब तक की बाजार की बड़ी बातें। एब्सोल्युटली सर, तो ग्लोबल बाजारों में फिर से कमजोरी है। यूएस की बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है, कच्चे तेल के दाम भी ऊपर जा रहे हैं और हमारे बाजारों में कल के निफ्टी के हाइक से आज के डेज लो पर देखें तो लगभग 450 पॉइंट्स का कट हमने बनते हुए देखा है एक डेढ़ ट्रेडिंग सेशंस में। और कमजोरी देखते हैं सर इन लेवल से, या फिर जो ग्लोबल मूड माहौल है हमारा बाजार भी उसी के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है? कहां पर है आपकी नजर? हमारे अपने बनाए हुए फॉर्मूले के हिसाब से बता दूं, बाकी तो अपने को पता नहीं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। देखिए 2000 पॉइंट की तेजी हुई है, ठीक है, 16,400 से 18,400, 18,350 सही बनाया, ब्रॉडली 2000 मान लो। 2000 पॉइंट का 1/3 गिन लो, 700 पॉइंट, 650, 700 पॉइंट, तो यानी कि आप 16,350 से 700 पॉइंट गिनते हैं तो आते हैं आपके 17,600 तक। सो मैक्सिमम करेक्शन एक बार की वहाँ तक होता है, लेकिन उससे पहले ही मुझे लगता है कि हम सपोर्ट जोन के नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं और वो है 17,750 और 17,800 का हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कहा था। उससे पहले दिन के लिहाज से 17,800, 17,875 का सपोर्ट जोन है, उसके करीब अब आते हुए दिख रहे हैं बाजार। और बैंक निफ्टी का दिन का सपोर्ट जोन जो है वो 37,700 से 37,850 की रेंज में लगभग बैंक निफ्टी भी आता हुआ दिख रहा है। तो आपके लिए आखिरी 1.5 घंटे में क्या इंपॉर्टेंट है? आखिरी 1.5 घंटे में ये इंपॉर्टेंट है कि आप 17,800 को ना तोड़ें, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट और नहीं गिरें और बैंक निफ्टी पर 37,700 के नीचे न जाएं, तब तक ठीक है। ट्रेंड में बदलाव तब होगा जब आप 18,750 के नीचे बंद हो, माफ़ कीजिएगा 17,750 के नीचे बंद हो, तो आपका ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर बैंक निफ्टी पर आप 37,350 के नीचे बंद होते हैं तो आपका ट्रेंड नेगेटिव होगा। तो निफ्टी में आपके पास करीबन ट्रेंड में बदलने के लिए 250 पॉइंट का क्वेश्चन है और बैंक निफ्टी में ट्रेंड में बदलाव के लिए आपके पास करीबन 500 पॉइंट का 600 पॉइंट का क्वेश्चन है। तो बस वो क्वेश्चन है, जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते तब तक दीप इसको आप एक रनिंग करेक्शन के तौर पर मानकर चले और उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपको थोड़े ट्रेंड में बदलाव के संकेत आते दिखेंगे। तो 2-3% का रनिंग करेक्शन आपको बाजार में कभी भी मिल सकता है, वो आपकी तैयारी रखनी ही पड़ती है, उसमें आप ट्रेंड बदलते नहीं। तो मेरा ये समझना है शायद सपोर्ट के आसपास 17,800-875 की रेंज में रुकने की कोशिश करें, 37,700 37,850 की रेंज में बैंक निफ्टी को रुकने की कोशिश करें। मैं सिर्फ लेवल दे सकता हूँ, अगर ये लेवल टूटते हैं तो नीचे क्या हो सकता है, नीचे 17,750 17,800 है और बैंक निफ्टी में 37,350 37,500 है। इन पर नज़र रखेंगे आखिरी मिनटों में। अब आइए, नीचे की बात तो हमने कर ली, रिकवरी होगी तो कितनी, एक बार वो भी समझ लिया जाए। और रिकवरी के लिहाज से दीप अगर आप देखेंगे तो 18,050 इस रिकवरी में पहली रुकावट का लेवल है। 18,050 के ऊपर निकलकर टिकेंगे तो मजबूती का पहला संकेत आएगा दिन के लिए। और बैंक निफ्टी में रुकावट की लेवल अब आपके लिए बनती हुई दिखेगी 38,100 से 38,200 की रेंज में, उसके पार निकलेंगे तो मजबूती का पहला संकेत आएगा। तो 38,200 और 18,050 18,075 ये मानकर चलें ऊपर की तरफ। जी दी। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। और अनिल जी से थोड़ी देर में डेटा भी समझेंगे और बाजार के एक्शन पर भी नजर डालेंगे। एक बार डाउ फ्यूचर्स पर डाल दीजिए नजर, क्योंकि यहां पर निचले स्तरों से अभी एक स्मार्ट रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स पूरा दिन कमजोर ही थे, अभी भी कमजोर हैं, बट निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी पिछले कुछ मिनटों में डाउ फ्यूचर्स में आती हुई दिखी है। तो क्योंकि हम ग्लोबल मार्केट्स को ज्यादा इस समय उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। पर आइए अब डालते हैं नजर आने वाले दिनों के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स। कुशल और वरुण दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर?
गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले नतीजों में बजाज ऑटो के नतीजों पर नजर रखिए, साथ ही एफ&ओ स्पेस से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एल&टी इन्फोटेक, ओरेकल फाइनेंशियल्स, सिंजीन इंटरनेशनल और टाटा कम्युनिकेशन के नंबर्स आज आते हुए दिखेंगे। मास्टेक जो है वो अपने नंबर्स में अंतरिम डिविडेंड पर भी विचार करता हुआ नजर आएगा। साथ ही 3 बजे कैबिनेट फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अनुराग ठाकुर जी जो है यहाँ पर ब्रीफिंग करते हुए नजर आएंगे। कल के सत्र में नतीजों के लिहाज से 3 बड़ी निफ्टी कंपनियां एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व और हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने नंबर्स घोषित करेगी। साथ ही बायोकॉन, कॉनकॉर, हैवेल्स और एम्फेसिस और साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम्स जो हैं एफ&ओ स्पेस से अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। कैश स्पेस से ओरिएंट इलेक्ट्रिक यहाँ पर नतीजों के साथ साथ अंतरिम डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। एक्स डिविडेंड भी ट्रेड करते हुए दिखेंगे 3 स्टॉक्स, जिसमें HCL टेक अंतरिम डिविडेंड 10 रुपये प्रति शेयर का इधर ऐलान किया गया था। साथ ही सीमेंस 8 रुपये पर शेयर और आप रेलटेल को देखिए, यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड दिया था 1.75 पर शेयर का। फ्राइडे के दिन नतीजों के लिहाज से HDFC लाइफ, JSW स्टील, बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज और SBI लाइफ के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। और एफ&ओ स्पेस से बंधन बैंक, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, पॉलीकैब इंडिया और PVR के नतीजों पर आपको नजर रखनी है। डेटा पैटर्न्स यहाँ पर इसका एंकर लॉक इन जो है खत्म होता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पे उस दिन रिएक्शन देखना होगा इनके स्टॉक में। और शेवियट यहाँ पर बाईबैक का आखिरी दिन है और बाईबैक जो है कुल 43 करोड़ रुपए का था। प्राइस जो है 1725 रुपये प्रति शेयर बताई गई थी। और विप्रो जो है एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इंटरिम डिविडेंड इन्होंने 1 रुपये प्रति शेयर का ऐलान किया था। ओके, तो ये हैं आपके लिए काफ़ी सारे ट्रिगर्स जहां पर रखनी है नज़र। नतीजों के लिहाज से तो रोज़ ही आप देखेंगे नतीजों की लंबी लिस्ट बनती हुई दिख रही है। अब वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं कुछ नतीजे जो आ गए हैं और आज की और कुछ खबरें भी। गुड आफ्टरनून दीप। तो नतीजों की आपने बात की तो स्टरलाइट टेक के नतीजे आए हैं और नतीजे थोड़े कमजोर है। एबिटा फ्रंट पे भी कंपनी ने घाटा किया है और कंपनी ने बॉटम लाइन पे 137 करोड़ का घाटा किया है, यानी कि मुनाफे से ये कंपनी घाटे में आई है। हालांकि आय जो है वो इस कंपनी की बढ़ के आई है। सारेगामा मुनाफा जो है 31.5 करोड़ से बढ़कर 43.4 करोड़ पे आया है और 30 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान इस कंपनी ने किया है। M&M, हमने जो आपको खबर दी थी कि कंपनी ईवी स्पेस में डाइवर्सिफाई करने वाली है, इस कंपनी ने हीरो इलेक्ट्रिक के साथ करार कर लिया है और यहाँ पे हीरो इलेक्ट्रिक की जो बाइक है वो अपने पीतमपुर प्लांट में ये कंपनी बनाने वाली है। इसके अलावा कुछ और भी कंपनी ने करार किए हैं। 5 साल के लिए कुल करार है। करीब 140 से 150 करोड़ के आसपास का निवेश जो है ये कंपनी इसमें करने वाली है। तो एक बड़ा करार जो है वो हीरो इलेक्ट्रिक के साथ M&M ने किया है। टाटा मोटर्स टियागो और टिगोर जो है उसका CNG वर्जन कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। टियागो की कीमत जो है 6,09,000 और टिगोर की जो कीमत है 7,69,000 के आसपास है। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स सेबी ने अंतिम ऑब्जर्वेशन जो है उसका इंतजार है कहीं ना कहीं तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं इस काउंटर के ऊपर नजर रखनी है। इसके अलावा PFC REC यहाँ पे कर्ज के दरों में 0.4% के आसपास की कटौती इन्होंने की है। इप्का लैब्स यहाँ पे अपडेट आया कि राइका लैब्स में 26% के आसपास का हिस्सा खरीदेगी। 130.5 रुपीज प्रति शेयर के आसपास का ओपन ऑफर है। ल्यूपिन चाइना की एक कंपनी है, शेंजोन फोन्को फार्मा, इसके साथ इस कंपनी ने करार किया है। हिताची एनर्जी, इस कंपनी को 160 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। JSW एनर्जी LLC ने अपना हिस्सा जो है वो बढ़ाया है, 7.47% से बढ़ा के 9.01% कर दिया है। वेदांता 4 करोड़ 27 लाख शेयर्स का बड़े सौदे इस कंपनी में हुए हैं और एविएशन काउंटर्स की आज पिटाई हो रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पे जो रोक थी वो अब 28 फरवरी तक जारी रहेगी। ये अपडेट निकल के आया है। यह है आपके लिए सारे के सारे खबरें वाले शेयर जहां पर आज दिखाएं एक्शन बढ़ाते हैं आगे। पहला बिगुल तैयार है सच्चिदानंद उत्तेकर। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिन्यूड स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेड्डी। ये पर्टिकुलर कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को ऑप्शन द्वारा भी दिलाया है, बट फ्यूचर्स के लिहाज से मुझे लग रहा है एक क्लासिक ब्रेकआउट के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। लगभग 4860 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 4670 पे एंड खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डी इसके फ्यूचर्स में 4860 के फाइनल टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करने की राय है आपके लिए इस वक्त आती हुई। बढ़ते आगे, आशु सर भी हमारे साथ तैयार हैं और आशु सर से भी ले लें एक बार मार्केट पर व्यू, उसके बाद उनकी बेहतरीन पिक्स भी लेंगे। आशु सर बताएं इस वक्त कैसे देख रहे हैं बाजार में, कितनी डाउन साइड रिस्क और दिखती है सर? अनिल जी देखिए 18,000 टूटना एक साइन तो अच्छा नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अनिल जी कि आज सारा दिन मार्केट में बहुत छोटा रिवर्सल आया है और मतलब लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे हैं।
तो देखना पड़ेगा अनिल जी कि लास्ट हाफ एन आवर कैसे होता है, कैसे बंद होता है। बट साइन अच्छा नहीं है अनिल जी। और ये जो आपने लेवल बोला, बिल्कुल एग्जैक्टली यही लेवल है 17,800 का, और अगर ये टूटा तो 17,500 के भी आने के चांसेस हैं। बट हैविंग सेड दैट अनिल जी, एक और डिसिप्लिन सिंपल ये कहता है कि बजट आगे है और एक्सपायरी का आखिरी हफ्ता है। तो अनिल जी मतलब चाहे रिकवरी आए या नहीं आए, हर रिकवरी में आपको पोजीशन लाइट करनी है और आपको बहुत ही हल्का होके बजट में जाना है, क्योंकि बजट एक अपने एक्सपेक्टेशन से जाएंगे, बजट की डिसअपॉइंटमेंट अपने हिसाब से होगी। तो वो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अनिल जी लगता है मुझे वैसे ही पोजीशन लाइट रख लेनी चाहिए। और कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें तो अनिल जी दिक्कत भी नजर आने लग गई है। तो देखते हैं हाउ इट अनफोल्ड्स। पैनिक नहीं है, 17,800 से नीचे का पैनिक अभी नहीं लग रहा है और लगता है कि वहां पे रुकना चाहिए, लेकिन 17,500 तक भी खुल सकता है। बट क्योंकि अनिल जी लास्ट वीक एक्सपायरी का रह गया है। सो अनिल जी पुराने में तो कोई ऐसी खास अपडेट नहीं है। HCL टेक का तो बहुत पहले का स्टॉप लॉस हो चुका था। बाकी NTPC, टाटा पावर हमने बोल रहा था बिल्कुल ट्रेडर को बुक कर लेना चाहिए। और अनिल जी देखिए किस तरह का फॉल आया कल टाटा पावर के अंदर, मोटर के अंदर भी। बाकी तो जितने भी पॉपुलर स्टॉक्स हैं अनिल जी, उन्हें मुझे लगता है कि ध्यान रखना चाहिए। एक्सपायरी प्रेशर शुरू हो रहा है और मैं मतलब अलर्ट वापस आपको दूंगा ही फ्राइडे को। एक अनिल जी कल की जो अगर कल की एक्सपायरी के लिए एक स्प्रेड है सिर्फ, और कोई ऐसा कुछ खास कन्विक्शन कॉल नहीं है। लेकिन कल की एक्सपायरी के एक निफ्टी का बुल स्प्रेड है, अगर आप कहें तो मैं शेयर कर लूं आपसे। बताएं सर। अनिल जी देखिए यहाँ पे जो बात मतलब दिखता यही है कि शायद यहाँ पे बाजार को एक रुक सकता है थोड़ा, या एक रिकवरी आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है अनिल जी, आज मैं अक्रॉस देख रहा था, मतलब जनरली जो इंटरनल एक्सटर्नल हम देखते रहते हैं कि क्योंकि ये बाजार घटा हुआ है, सब लोग ना बाइंग ढूंढ रहे हैं। और उस बाइंग के अंदर अनिल जी कोई भी एग्जिट मतलब टेम्परेरीली इंट्राडे भी नहीं मिल रहा है। सो आई थिंक दैट इज मेकिंग मी जिटरी। बट हैविंग सेड दैट अनिल जी कई बार डेटा हो जाता है कि मतलब क्योंकि फास्ट मूविंग होता है। तो अनिल जी 17,900 अभी निफ्टी चल रहा है, 17,900 की कॉल लेनी है, 80-81 का रेट है, और 18,000 की दो बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 37 रुपए। तो अनिल जी ये जो स्प्रेड बनेगा, 18,900 की एक कॉल लेनी, 17,900 की एक कॉल लेनी है, 18,000 की दो कॉल बेचनी है, इसकी कॉस्ट आएगी सिर्फ 5 से 6 रुपए। सो अनिल जी ये सिर्फ एक रिकवरी है कि अगर वो 100 पॉइंट की रिकवरी आती है तो उसके लिए प्ले करना है। ये 18,100 तक सेफ है, नीचे 5-6 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं है। तो अनिल जी 5-6 रुपए से ज्यादा की कॉस्ट में ये एक स्प्रेड बना सकते हैं कल की एक्सपायरी के लिए। मुझे ज्यादा तेजी नहीं लग रही है अनिल जी कल की। परसों कुड बी ए डिफरेंट डे, बट कल कुड बी ए प्रेशर डे, बिकॉज जिस तरह से नीचे आया है कंफर्ट नहीं दे रहा अनिल जी मार्केट। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। निफ्टी पर 17,900 का कॉल ऑप्शन एक खरीदें, दो कॉल आप 18,000 की कल की बेचे, 5 रुपए की कॉस्ट में आपका ये काम हो जाएगा। आइए अमरीश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में हैं, देंगे आपको एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर बजट से लेकर। उससे पहले कुणाल जी और राकेश जी के लिए एक स्पेशल पिक का है बिगुल। बताएं सर क्या है स्पेशल। अनिल जी स्पेशल पिक वाला स्टॉक है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अनिल जी BSE पर खरीदारी की राय है। टेक्निकली जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये जो अभी अपने 52 वीक हाईज लगाए थे जहां से करेक्ट हुआ था, उनको तोड़ के एक नया 52 वीक हाई लगाने का दमखम रखता है। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए दोनों स्टॉक CDSL और BSE बड़े ब्रेकआउट्स दे रहे हैं। BSE का चार्ट देखें तो एक बहुत ही शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। सारे एवरेजेस के ऊपर BSE ट्रेड कर रहा है और आज एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक आपको 2350 2400 के लेवल्स दिखाएगा। हमारी खरीदारी की राय है यहां पर एक 2050 का स्टॉप लॉस रख लें 2050 का। पहला टारगेट होगा 2275 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 2350 रुपए का। ओके तो ये है आपके लिए BSE, जहां पर 2350 के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। हमने आपको रिसेंटली राय भी दी थी, थोड़ा डिप आएगा वापस खरीदारी करिए। मुनाफा वसूली हुई, अब दोबारा मोमेंटम में आ रहा है BSE, तो अच्छा एक्शन है स्टॉक में, नजर रखें। यहां से देखते हैं किस तरह की मूव पकड़ेगा। एक बार जरा बाजार पर भी डालिए नजर, थोड़े स्टेबिलिटी के साइंस आ रहे हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक बार डाउ फ्यूचर्स जो मैं बात कर रहा था, एक बार फिर से डाल दीजिए नजर, क्योंकि अभी सिर्फ 50 पॉइंट नीचे है। एट वन पॉइंट ऑफ द डे 200-225 पॉइंट्स की गिरावट थी। पिछले 10-15 मिनट में अगर हम इंट्राडे चार्ट दिखा सकें डाउ फ्यूचर्स का, तो आपको निचले स्तरों से
200 पॉइंट्स की रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में आती हुई दिखी है, तो थोड़ा एक्शन वहां पर बनते हुए दिख रहा है। तो थोड़े स्टेबिलिटी के संकेत या फिर निचले स्तरों से रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में आ रही है। देखते हैं अगर बाकी ग्लोबल मार्केट्स पर इसका असर पड़ेगा या नहीं, बट स्टॉक्स एक्शन में अब आपको भरपूर आते हुए दिख रहे हैं। GNFC एक और स्टॉक जो हमारे रेडार पर था, आपके लिए पहले यहां पर कॉल भी आई थी, अब फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहा है। किरण जी, गुड आफ्टरनून। GNFC का जरा चार्ट देखें सर, अच्छा स्पाइक आ रहा है आज, बाकी एग्री स्टॉक्स भी फोकस में है, GNFC इस समय एक्शन में सर। बिल्कुल, GNFC, पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून आपको और अनिल जी को। GNFC का चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है। कल के थोड़े से वीकनेस की वजह से थोड़े से हम नीचे आ गए थे, पर इन जनरल सारे के फर्टिलाइजर स्टॉक्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इधर से वापस एक बार 510 520 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, और कल का जो पैनिक लो है उसके नीचे आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए, यानी 470 का कैश लेवल पे आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। आपके लिए GNFC जहां पर अच्छा एक्शन बन रहा है। एग्री से जुड़े स्टॉक्स पर रखिए नजर, मेटल्स पर रखिए नजर, क्योंकि यहां पर भी एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है और चुनिंदा फाइनेंशियल्स भी एक्शन में है इस समय पर। आइए सचिन जी के पास उनकी दूसरी कॉल है तैयार। अब बिगुल एक बार फिर से BTSTT। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर सीमेंस लिमिटेड में एक काफ़ी बढ़िया रिवर्सल फॉर्मेशन है, एक काफ़ी स्विफ्ट पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन ऑलरेडी डेली चार्ट पे एग्जिबिट हो रहा है। सो जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा शॉर्ट स्क्वीज यहाँ पर अनलॉक होना चाहिए 2400 के ऊपर। जिस तरीके से फिलहाल इसका मोमेंटम है, मुझे लग रहा है लगभग 2520 से लेके 2540 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं पोजिशनली। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है सीमेंस के फ्यूचर्स में। शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो लगभग अराउंड 2350 के आसपास का है, तो 25 पॉइंट की रिस्क होगी एंड लगभग 100 पॉइंट के आसपास का रिवॉर्ड मिल सकता है इस पर्टिकुलर मूव में। तो 2400 के ऊपर मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। तो पहला टारगेट होगा अराउंड 2520 का एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 2540 का। खरीदारी करनी है सीमेंस के फ्यूचर्स में। ये सीमेंस में खरीदारी करने की राय 2350 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर की तरफ 2520 2540 के टारगेट के लिए। आइए हमारी खास सीरीज ये आएगा बजट में। बजट को लेकर क्या कुछ हो सकते हैं ऐलान, एक बड़े सेक्टर को लेकर बड़ी घोषणाएं हैं संभव। तैयार है हमारे संवाददाता अमरीश पांडे बताने के लिए आपको क्या आएगा बजट में। बताएं अमरीश, क्या है बड़ी खबर? सर, बजट में इस बार रेल को लेकर विशेष फोकस है। अगर हम कहें तो बजट में इस बार रेल को लेकर 10 नई ट्रेनों का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा हाई स्पीड जो मोबिलिटी है उसको जो फोकस है उस पर लगातार ध्यान देते हुए इस बार जो नेशनल रेल प्लान 2030 है उसको लेकर ऐसी ट्रेनों का ऐलान किया जा सकता है जो कि एल्युमिनियम के डिब्बों वाली हों। यानी कि हमने पिछली बार देखा था जो स्पेन की ट्रेन कंपनी थी टेल्गो की कंपनी के डब्बे लाकर यहाँ पे बाकायदा उसका ट्रायल किया गया था 2 साल तक, और सरकार अब इस तैयारी में है कि इस तरह के ट्रेनों को ऐसी सिटीज में लगाया जाएगा जो कि जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है या फिर ब्रॉड गेज जो लाइन्स है वो कम से कम डबल है। जैसे कि दिल्ली मुंबई का जो कॉरिडोर हो गया या फिर मुंबई बेंगलोर का हो गया, हैदराबाद बेंगलोर का हो गया, इस तरह की जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाई स्पीड ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी जो कि ऐसी एल्युमिनियम बेस्ड होगी, और इसके लिए सरकार इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कर सकती है। ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट इस रेल बजट में हमको मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो सरकार की तरफ से प्रपोजल था उसमें प्राइवेट ट्रेन का जो हिस्सेदारी थी वो लगातार कम होती जा रही थी। इसको देखते हुए सरकार ने इस बार एक नए तरीके से इस प्रपोजल को शामिल किया है और इससे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एक नया एंट्री डोर खुलेगा। इसके साथ ही 10 जो नई ट्रेनें चलाई जाएंगी वो वंदे भारत वाली रेक के साथ होंगी, यानी कि कुछ पुरानी ट्रेन की रेक को हटाकर वंदे भारत वाली ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। IRCTC की अगर बात करते हैं तो IRCTC को कुछ और डेवलपमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दिए जा सकते हैं। इसके अलावा लगभग 500 ऐसे रेलवे स्टेशन होंगे जिनको की रीडेवलपमेंट करने के लिए इस रेल बजट में अनाउंसमेंट की जा सकती है। तो कुल मिला के हम ये देख रहे हैं तो इस बार के बजट में सरकार जो है ग्रोथ, स्पीड और मोबिलिटी पर ध्यान देगी। एक और जो अहम चीज इस बजट में अनाउंसमेंट हो सकती है वो ये है
कि जो डीजल पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतें हैं, सरकार इस पर से अपनी निर्भरता कम करना चाहती है। इसके लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, उन पे बेस्ड जो ट्रेन्स हैं, उनको लेकर सरकार प्रमोट करेगी इस बार बजट में। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन्स, सोलर बेस्ड ट्रेन्स या फिर ऐसी नई टेक्नोलॉजी से जो ट्रेनें चल रही हैं, उसको लेकर सरकार अनाउंसमेंट करेगी। इसके एक और जो चीज़ है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट है, वो 2023 का रखा गया है। तो 2023 के फाइनेंशियल ईयर के पूरा होने तक 100% जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, इलेक्ट्रिक रूट्स जो रूट्स का है ट्रेनों के, वो टारगेट कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसको लेकर सरकार अनाउंसमेंट करेगी। तो कुल मिलाकर सरकार रेल बजट को पिछले बजट के मुकाबले लगभग 15% बढ़ाएगी। पूरा जो कैपेक्स है, वो 15% बढ़ाया जाएगा और ये सारी योजनाएँ सरकार इस बजट में अनाउंस करेगी। जी। बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं जहां तक रेल बजट का सवाल है। 15% बढ़ोतरी हो सकती है एलोकेशन में। इसके साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, नजर रखिए। आईआरसीटीसी ऑफ कोर्स हमारी एक्सक्लूसिव खबर पर रिएक्ट करता हुआ 1.5% ऊपर ये काउंटर आते हुए दिख रहा है आपको इस समय। साथ ही टीटागढ़ वैगन्स, BEML, इन जैसे काउंटर्स पर भी रखिए नजर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इसका फायदा होगा। एस्कॉर्ट्स, KEC भी इस कारोबार में बड़े प्लेयर्स हैं। RVNL राइट्स ऐसी कंपनीज भी फोकस में आती हुई दिखेंगी। तो काफी बड़े ऐलान सरकार की तरफ से आ सकते हैं और रेल से जुड़े काउंटर्स पर आपको रखनी है नजर। इनफैक्ट आईआरसीटीसी पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए भी दिख रहा है। एक बार वागले साहब से इसकी चार्ट पर भी राय ले लें। वागले साहब, आईआरसीटीसी रिएक्ट करते हुए इस समय डेज हाई पर क्या राय है सर? दीपांशु, मेरा मानना ये बाउंस बैक मूव ही है। बेसिक पैटर्न वीक तो नहीं कहूंगा, 850 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से ऊपर चला है, लेकिन ये एट 874 लिमिटेड अपसाइड की मैं बात करूंगा। 890, 895 की 15-20 रुपए के लिए मैं ट्रेड लेना अवॉइड करूंगा। ये अगर 900 के पार निकलता है तो ही फिर इसमें मोमेंटम आएगा और फिर हम 1000 के लिए प्ले कर सकते हैं 15-1 रुपए के स्टॉप लॉस से। तो बाय करें एज अ ट्रेडर तो 900 के ऊपर निकलने के बाद ही बाय करें। ओके, तो ये है आपके लिए आईआरसीटीसी पर नजर। थोड़ा इंतजार करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल स्टॉक क्रॉस करेगा, उसके बाद ही आप खरीदारी करके चलें। बट डेफिनेटली खबर पर रिएक्ट कर रहा है ये काउंटर। कुछ और स्टॉक्स भी जो फोकस में आ रहे हैं, अभी हम बात कर ही रहे थे फर्टिलाइजर स्टॉक्स की। GNFC रेडार पर आया। चंबल फर्टिलाइजर भी अब मूव दिखा रहा है, 480 के लेवल्स पर वापस आते हुए दिख रहा है। तो चंबल फर्टिलाइजर एक्शन में, GNFC, दोनों स्टॉक्स के बारे में हमने थोड़े दिन पहले बात भी करी थी और दोनों मूव में आ रहे हैं। सुबह मुदत जी भी चंबल फर्टिलाइजर पर बुलिश थे। मूव में आ रहा है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। मॉरिशस के साथ इन्होंने करार करा है कुछ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी के लिए, जिसकी वजह से ये काउंटर भी आपके फोकस में आ रहा है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की डिलीवरी के लिए इन्होंने एक करार करा है। सुमित जी का फेवरेट स्टॉक भी है, सुमित जी से राय भी ले ली जाए। सुमित जी, HAL। दीपांशु, HAL के अंदर मोमेंटम अभी भी ऊपर का ही देखने को मिलेगा। HAL के अंदर पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक 1440, 1450 ये इमीडिएट हर्डल है। जैसे ये क्रॉस करेगा तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम 1500 रुपए तक का देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। 1450 और फिर 1500 ये लेवल जल्दी ही आने वाले दिनों में HAL में देखने को मिलेंगे। आपके लिए लेवल्स जिन पर आपको रखनी है नजर खरीदारी करने के लिहाज से। आइए आशु सर के लिए एक बिगुल, सिंह के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, ये दो स्टॉक्स हैं, दोनों की पुट्स लेनी है और ये वैलिड है ओनली एक्सपायरी तक के लिए। अनिल जी, एक्सपायरी प्रेशर में जो स्टॉक्स घटते हैं उसमें छोटी छोटी पुट जरूर लेके रखनी चाहिए और पैसे अच्छे बन सकते हैं। तो अनिल जी, इसमें एक पहला स्टॉक तो है ITC। अनिल जी, ITC इस बार फिर 225-27 में दम दिखाया, फिर वही तेजी की बातें लगी और मतलब एक वो चार्ट्स पे भी नजर आया और अल्टीमेटली अनिल जी फिर वो नीचे आके खड़ा हो गया। तो अनिल जी, वही जो अपना एक्सपायरी का टारगेट होता है कि ये क्लोजिंग में आखिरी 2-4 दिन में 215 या उससे नीचे भी एक्सपायरी काटता है और फिर बढ़ता है, तो चांसेस वो बन रहे हैं। तो अनिल जी 225 की पुट है जो 5-5.5 रुपए का भाव है, 5.5 रुपए का, वो लेके रखनी चाहिए। अनिल जी, प्योरली सौदा एक्सपायरी तक है और प्योरली सौदा ऑप्शन के थ्रू करना चाहिए। 1-1.5 रुपए का प्रीमियम है, करंट भाव से शांति रहेगी। 3200 का लॉट है, इसलिए पुट लेने की राय है। दूसरा स्टॉक है अनिल जी, सेम सिमिलर पैटर्न, सिमिलर मतलब जो वीकनेस है उसके अंदर और परपेचुअल शॉर्ट कैंडिडेट है L&T हाउसिंग फाइनेंस। अनिल जी, इसकी भी 80 रुपए की पुट, 3-3.5 रुपए का भाव है, 78 रुपए का फ्यूचर चल रहा है शायद। तो उसमें से उस पर 1 रुपए का प्रीमियम, उस पर 1 सवा रुपए का प्रीमियम है।
वो भी लेके रखनी चाहिए अनिल जी। दोनों ही ट्रेड मेरे हीरो या जीरो हो सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं अगर मार्केट में कोई रिकवरी दिखती है, बट ये दोनों स्पेसिफिक स्टॉक्स अनिल जी वीक दिखते हैं। तो अगर एक हेज के लिए भी जैसे लॉन्ग है, टाटा मोटर लॉन्ग है, टाटा पावर, एनटीपीसी या बाकी सारी चीजें, एलएनटी में हम पॉजिटिव है, तो एक हेज के लिए भी अगर शॉर्ट है तो अनिल जी 2 स्टॉक्स हैं जिनमें एक्सपायरी का प्रेशर लगता है, दोनों की पुट्स लेनी है। प्योरली ट्रेड है अनिल जी पुट्स के थ्रू, क्योंकि लॉट साइज बड़ा है और पुट डबल भी हो जाती है तो बहुत अच्छे पैसे आ जाते हैं। ₹3.5 में खरीदे और 225 वाला पुट ₹5.5 में खरीदे। एलएनटी फाइनेंस और साथ ही आईटीसी में पुट खरीदारी करने की राय आशीष सर की तरफ से। बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं सर। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू के साथ ये स्टॉक लेना चाहिए। चंबल फर्टिलाइजर कल के जो हाइज थे, जो कि डेरिवेटिव में जब से आया है तब का ये हाईएस्ट लेवल है, उसको निगोशिएट करते नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है चंबल फर्टिलाइजर में, बिल्कुल लॉन्ग पोजिशंस रख के चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 470 का, 479 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं जो लेवल जो नजर आ रहे हैं ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से, वो 495 500 के आसपास के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 4 से 5 दिन मैक्सिमम रखना है ये पोजीशन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ये टारगेट्स बिल्कुल देखने को मिल जानी चाहिए। ओके, तो चंबल फर्टिलाइजर ये पसंद आ रहा है किरण जी को। अभी अभी हमारे रेडार पर भी आया था ये काउंटर और बढ़िया तेजी बन रही है। अनिल जी, दिसंबर के एंड में इस सीरीज के शुरुआत में हमने कहा था कि बजट से पहले कुछ काउंटर्स हैं जो जबरदस्त तेजी दिखाते हैं और उसमें चंबल फर्टिलाइजर सबसे आगे था सर। एवरेज रिटर्न्स इसके 12% है, बट अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो 2 साल ऐसे भी थे जिसमें इसने 18 और 19% के रिटर्न्स दिए थे। तब से अब तक देखें सर तो 18% से ज्यादा की तेजी हो गई है। तो जो हमारा व्यू था कि ये एक ऐसा काउंटर है जो आपको मूव दिखाएगा, तब से अब तक के 18% के रिटर्न्स चंबल फर्टिलाइजर पर आ चुके हैं सर। और आपकी भी थीम रही है एग्री स्टॉक्स, तो ये सबसे आगे उस स्पेस में आते हुए दिख रहा है सर। बिल्कुल, और ये तो मतलब हमारी एकदम परफेक्ट रिसर्च है एक्सक्लूसिव की। चंबल फर्टिलाइजर तो बजट से पहले का सबसे बेहतरीन प्ले है ही है और वो रिटर्न आपको आते हुए दिख रहे हैं। दीप, मुझे लगता है अब भी इस स्टॉक में दमखम बाकी है। जो किरण जी बोल रहे हैं वाकई में वैसे रिटर्न्स आपके आते हुए दिखेंगे जी। एब्सोल्युटली, तो चंबल फर्टिलाइजर मोमेंटम में है। जितने रिटर्न्स हमने कहा था उससे ज़्यादा ही आपको आगे जो एवरेज रिटर्न्स की हमारी कैलकुलेशन निकली थी, पर और भी अच्छा मोमेंटम इस काउंटर पे आपको आते हुए दिख रहा है। पर एक जगह जहां पर मूव आ रही है जो बाजार के लिए और साथ ही हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ी चिंता का विषय बन सकती है, वो है कच्चे तेल की मूव। 7 साल की ऊंचाई पर ब्रेंट के दाम आपको आते हुए दिख रहे हैं। $88 पर आए हैं, $90 के करीब जा रहे हैं। दिग्गज ब्रोकरेजेस की भी रिपोर्ट्स आई हैं जो $90 $100 के लेवल्स की भी बात कर रही हैं। कितनी बड़ी चिंता हो सकती है और कितनी बड़ी राहत हो सकती है कुछ कंपनियों के लिए जिन्हें बढ़ते कच्चे तेल से फायदा मिलता है। दोनों तरफ की एनालिसिस आइए करते हैं वरुण दुबे के साथ। वरुण, बताइए कहां पर होना चाहिए कच्चे तेल के उछाल की वजह से फोकस? डेफिनेटली देखिए, कच्चे तेल में जो उछाल आया है ना, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो भले वो रशिया का इशू हो, यूएई का इशू हो या फिर कहीं गैस पाइपलाइन का इशू हो, जिस भी रीजन से आया है, लेकिन लगातार हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से कच्चे तेल में उछाल आता है। और अब ये करीब 7 साल के ऊंचाई पे पहुंच चुका है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंपैक्ट है। सबसे पहले पॉजिटिव इंपैक्ट बताता हूँ। तो पॉजिटिव इंपैक्ट उन कंपनियों पे होता है जो कि ऑयल प्रोड्यूसर्स है। एक बहुत बड़ा फायदा होता है जब जब कच्चे तेल में बढ़ोतरी होती है। और इनफैक्ट एक एनालिसिस के मुताबिक जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो हर $1 पे ये जो ऑयल प्रोड्यूसर्स है उनके ईपीएस पे करीब 3 से 4% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो होती है। सिर्फ यही नहीं, $1 अगर कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है। ओएनजीसी को करीब 3 से 4,000 करोड़ के आसपास का और ऑयल इंडिया को करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास का फायदा जो है वो कहीं ना कहीं होता है इन कंपनियों की आय में। और देखिए, कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है गैस के दाम भी बढ़ते हैं, तो गैस कंपनीज को इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। ये भी एक चीज है। इसके अलावा याद रखिए, ड्रिलिंग और ऑफशोर कंपनियां ये लाइमलाइट में रहती है जब जब कच्चे तेल का दाम बढ़ता है। और आपको याद है यूनाइटेड ड्रिलिंग कंपनी से हमने जब बात भी किया था मैनेजमेंट से, तब उन्होंने कहा था कि कच्चे तेल के जब दाम बढ़ते तो उनको ऑर्डर्स जो है वो काफी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो भले वो यूनाइटेड ड्रिलिंग हो, सेलन एक्सप्लोरेशन हो, एशियन एनर्जी हो, ये तमाम वो कंपनीज है जिन पे आपको नजर रखनी हो। ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेज फर्म्स
$100 से $150 के आसपास का टारगेट कच्चे तेल पे दे रहे हैं। जेपी मॉर्गन का मुझे याद है अभी भी करीब $150 के आसपास का इनका 2023 तक का लक्ष्य है और गोल्डमैन का भी करीब $100 के आसपास का लक्ष्य है। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट अगर कहीं सबसे ज्यादा होता है ना, तो वो इकोनॉमी को होता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ 80% के आसपास या फिर उससे ज्यादा भी कच्चा तेल जो है वो इम्पोर्ट होता है। और क्योंकि अगर इम्पोर्ट होता है और अगर बढ़ता है तो हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ता है और कुल इम्पोर्ट बिल में 20% के आसपास का हिस्सा जो है वो कच्चे तेल का है। इसके चलते जो रुपया है वो भी वीक होता है, तो ये दोहरी मार जो है वो इकोनॉमी पे पड़ती है कच्चे तेल में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने से। जीडीपी पे इसका असर करीब 0.05% के आसपास होता है। सीपीआई जो है यानी कि इन्फ्लेशन 5 से 6% बढ़ सकता है कच्चे तेल के दाम बढ़ने से, और रुपया जो है उसमें भी गिरावट आती है। $1 भी अगर कच्चे तेल का दाम गिरता है तो रुपए में करीब 0.3% के आसपास की गिरावट आ सकती है। तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होता है, लेकिन हाँ जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स है ना उनको इसका फायदा भी होता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। ओके, तो ये है कच्चे तेल पर वरुण की पूरी रिसर्च, लेकिन हमको एक रिसर्च और करनी है, वो करनी है वरुण पर, और वो रिसर्च करेंगे वरुण पर। बंसल जी कहाँ हैं? बंसल जी अलर्ट है, जाग रहे हैं? जरा दिखाइए बंसल जी को एक बार। बंसल जी, आजकल है ना ये कोरोना के वक्त में और जो जिससे सबको है ना जो माइल्ड वाले सिम्टम्स होते हैं, खांसी जुकाम वाले, गला ख़राब होने वाले, तो और दूसरा ये कि वर्क फ्रॉम होम वाले, जहाँ पर हमेशा कनेक्टिविटी के इशू आते हैं, कभी किसी का कनेक्शन नहीं हो रहा, कभी किसी का। तो अभी जो वरुण जो लिंक दे रहे थे उसमें आपका क्या मानना है? उनका गला ख़राब है या कनेक्टिविटी ख़राब है? देखिए अनिल जी, पहले तो जब लिंक में अनिल जी आवाज क्रैक हो रही थी, पहले तो मुझे लगा मेरा ऑडियो खराब हो गया है, मैं डिस्कनेक्ट होने वाला हूँ। फिर फटाफट अनिल जी नजर मैंने टीवी पे डाली तो समझ में आया कि वरुण वर्क फ्रॉम होम है। तब समझ में आया ये प्रॉब्लम वरुण के एंड पर है, मेरे एंड पे नहीं है। तो अनिल जी इसका तो बड़ा सिंपल सरल सोल्यूशन है। अब तो बजट आने वाला है, हम भी टिकट बुक हो रही हैं, तो अब अनिल जी वर्क फ्रॉम होम बंद कीजिए और अगले हफ्ते से सबको बुलाइए अनिल जी। अरे वाह, आपने बोल दिया तो बस लागू। मतलब कि वार्म अप होता है ना अनिल जी? हाँ, चलिए तो वार्म अप कराइए अनिल जी सबको। बंसल जी ने आदेश कर दिया है, सब लोग भाइयों कान खोल कर सुन ले। कौन कौन सुन रहा है? अभी देखो, दीप सुन रहे हैं, वरुण सुन रहे हैं, इधर कुशल मेरे साथ स्टूडियो में। बंसल जी का अच्छा, कुशल बोल रहे मैं तो आ ही रहा हूँ। चलिए बाकी सब लोग भी कमर कस के तैयार हो जाए। बंसल जी ने कह दिया अगले हफ्ते से सब ऑफिस, कह दिया तो कह दिया, फिर उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे, और वक्त है अब आपके लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जानने का। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल खबर के साथ। स्वाति बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर? बिल्कुल, एक और बड़ी कंपनी के बारे में खबर है और सूत्र मुझे बता रहे हैं ये है कैफे डे। जी हाँ, कॉफी डे एंटरप्राइजेज, ये कंपनी जो आप जानते हैं कुछ समय से थोड़ी दिक्कत में आई थी जब से इनके प्रमोटर का देहांत हुआ था, और उसके बाद से जो दिक्कत थी वो कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर थी, और अब हमें समझ में आ रहा है कि ये फाइनल स्टेज पर है डेट रीस्ट्रक्चरिंग। थोड़े समय से बैंक्स इस पर काम जरूर कर रहे थे, बट अब लग रहा है कि वो पूरा प्लान रेडी है, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो टाइमलाइंस रखी गई हैं न्यू टर्न अराउंड प्लान में वो है अप्रैल 2022, यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर में हम देखेंगे ये टर्न अराउंड प्लान लागू हो जाएगा। क्या है टर्न अराउंड प्लान, ये जानना जरूरी है। बेसिकली जो इनका डेट है उसको ऑब्वियसली रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, और कैफे डे ग्लोबल का डेट एटलीस्ट आधा हो जाएगा फ्रॉम द नंबर दैट इट इज करेंटली एट 1100 ऑड करोर्स। कंपनी ऑफ कोर्स अपना कॉर्पोरेट ऑफिस भी सेल करने जा रही है, बहुत सारी कॉस्ट कटिंग मेजर्स किए हैं उन्होंने, ओवरऑल अपना बिजनेस के यूनिट्स कम करके, मर्ज करके कंसोलिडेट किया है काफ़ी हद तक, और आगे भी वो इशू करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। 4 बैंक्स ऑफ कोर्स इसमें सबसे बड़े जिनको जो वो लेंड कर, जिन्होंने इनको रुपए लेंड किए हैं और जो रिकवरी की बात कर रहे हैं वो है कर्नाटका बैंक, आरबीएल, येस बैंक और रेबो बैंक। आपको पता है कि इस वक्त बिजनेस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है पिछले कुछ समय में, और कंपनी ने भी एक्चुअली अगर 2 साल से देखें तो अपने डेट को अच्छा रिडक्शन करते हुए देखा है। मैंने नंबर्स मैं बता दूं, 3000 करोड़ जो होता था 2020 में, वो 21 में ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के करीब रह गया। तो काफ़ी कम करने की कोशिश की गई है डेट लेवल्स ऑलरेडी, और आगे अब रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लागू होने वाला है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी फाइनली एक तरह से रीवर्क करके इसका नया प्लान लागू हो जाएगा 1 तारीख अप्रैल 2022। ये एटलीस्ट लेंडर्स होप कर रहे हैं कर लेंगे।
एब्सोल्युटली। तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है कॉफी डे एंटरप्राइजेस के लिए। डेट रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कर्ज की प्रॉब्लम थी, बट अब कंपनी टर्न अराउंड मोड में आती हुई दिख रही है और यहां से आप और एक्शन भी इसमें एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। कॉफी डे एंटरप्राइजेस रिसेंटली स्टॉक भी एक्शन में रहा है, रजत सर की रिसेंट रिकमेंडेशन में भी था और अभी देखिए 5% ऊपर है। एक बार इसकी चार्ट पर राय भी ले ली जाए सुमित जी से। सुमित जी, कैसा लगता है चार्ट्स पर कॉफी डे एंटरप्राइजेस? दीपांशु, मोमेंटम बन रहा है स्टॉक के अंदर, पिछले 2-3 दिनों से मूव देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है स्टॉक के अंदर यहां से मूव ऊपर का देखने को मिल सकता है। लास्ट इनफैक्ट 5 दिनों के अंदर स्टॉक लोअर लेवल से 31 रुपए का 40 रुपए का मूव दिखा चुका है। 75 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो फिर स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बनेगा और फिर एक ऊपर का मूव 10 से 15% का और देखने को मिल सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, पोजीशंस होल्ड करें। ओके, तो ये है आपके लिए कॉफी डे एंटरप्राइजेस पर राय सुमित जी की तरफ से। डेट रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कंपनी टर्न अराउंड मोड में है और स्टॉक भी एक्शन में आते हुए दिख रहा है। पर एक्शन में है बाजार। आइए जान लेते हैं अनिल जी से इस समय की उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, वैसे तो बाजारों में सुस्ती है, बट एक इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार ने होल्ड करें हैं। दूसरा, इस समय एक बार डाउ फ्यूचर्स पर डालिए नजर सर, क्योंकि 1 घंटे पहले करीब 200 पॉइंट, 225 पॉइंट्स की कट आपको डाउ फ्यूचर्स में दिख रही थी। वहां से 150 पॉइंट्स की रिकवरी आपको पिछले आधे घंटे में आती हुई दिखी है। तो जबरदस्त निचले स्तरों से डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी अब ऑलमोस्ट पॉजिटिव टेरिटरी में आने के लिए तैयार है। सिर्फ 30 पॉइंट्स नीचे आपको इस समय डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे। और नैस्डैक फ्यूचर्स पर डालिए नजर सर, क्योंकि यहां पर बड़ा कट था। कल शाम नैस्डैक 2.5% से ज्यादा फिसला था। नैस्डैक फ्यूचर्स अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए। तो पिछले कुछ मिनटों में, आधे घंटे में अमेरिकी फ्यूचर्स में एक बढ़िया रिकवरी है। हालांकि बॉन्ड यील्ड अभी भी 1.9% पर है, ऐसा कुछ बदला नहीं है, बट बढ़िया रिकवरी अमेरिकी फ्यूचर्स में आती हुई दिखी है। यूरोप के बाजार यहां पे भी निचले स्तरों से रिकवरी है। फ्रांस के बाजार पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं, यूके के बाजार सपाट हो गए हैं। तो ग्लोबल बाजारों में रिकवरी आ रही है। हमारे बाजारों ने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होल्ड किए हैं। क्या करना है सर? देखिए, पहली चीज़ तो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास और जो करेक्शन देना था निफ्टी ने लगभग उतना ही दिया। आज आप देखिए, हमने नीचे की जो रेंज दी थी जहां पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग खरीदारी की जगह और जहां पर शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी दोनों बात की थी, वो थी 17,800, 17,875 और आज का लो है 17,884। तो मैं एक बार के लिए 17,800 के नीचे की मंदी नहीं देख रहा, यानी कि यहाँ से 125 पॉइंट नीचे। उससे पहले एक रिकवरी आनी चाहिए और इस रिकवरी में हम पहले 18,050, 18,075 तक की यात्रा कर सकते हैं और उसके बाद 18,200, 250 तक की, अगर ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट आया तो। और आज एफआईज के डेटा कल ही की तरह के आए, बहुत ज़्यादा खराब नहीं आए, तो फिर एक रिकवरी का केस बन सकता है और उस रिकवरी में आपको ऊपर में हल्का करना चाहिए। तो अगर आप एग्जिट करने की सोच रहे हैं, थोड़ी लॉन्ग पोजीशन कम करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा ऊपर आने दें, फिर करें। हड़बड़ी में, जल्दी में, नीचे में ना करें। थोड़ी रिकवरी बन सकती है, जो अमेरिका से भी आपको संकेत आ रहे हैं। हालांकि मैं बहुत भरोसा नहीं कर रहा कि अमेरिकी बाजारों में जिस तरह की संकेत यूएस फ्यूचर से आ रहे हैं वैसा ही ट्रेड होगा। उससे ज़्यादा मजबूत भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कमज़ोर भी हो सकते हैं। तो भरोसा पूरा नहीं करना है, लेकिन हमें हमारे लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है। तो 17,800 के नीचे फ्रेश मंदी करेंगे और 18,200 के ऊपर फ्रेश तेजी करेंगे। तब तक ये 400 पॉइंट की रेंज में जितना ऊपर आए वहाँ हल्का होना है, जितना नीचे आए वहाँ आपको शॉर्ट कवर करनी है, ये ध्यान में रखना है। सो इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा रुके, 17,800, 850 आने दें, वहाँ पर हल्का होने की कोशिश करें, ये तैयारी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी, पता नहीं, बैंक निफ्टी में ऐसा लग रहा है कि ये तेजी के लिए तैयार हो रहा है, ऐसे फीलर्स आ रहे हैं। बहुत ही सही जगह से बैंक निफ्टी घुमा है। निफ्टी फिर भी जहां से घूमना चाहिए उससे थोड़ा नीचे गया है। मेरा ये मानना था निफ्टी को 17,975 के नीचे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसके नीचे गया 101 पॉइंट और वहां से घुमा है। लेकिन बैंक निफ्टी ने वो लेवल नहीं तोड़ा जिसे नहीं तोड़ना चाहिए, और वो था 37,700 का। आपको याद होगा दीप, हम आज सुबह यही बात कर रहे थे कि 37,700, 750 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और आज का लो 37,770 है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर बंद हो गया तो बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बदला है। एक रनिंग करेक्शन जो 1000 पॉइंट का आपको मिलना था वो मिल गया। तो इसलिए अब फिर से अगर मजबूती की तरफ और तेजी की तरफ आपको ट्रेड लेना होगा तो वो बैंक निफ्टी में लेना होगा। अगर 38,000 के ऊपर बंद होता है तो आप 250 पॉइंट की रिस्क 37,700 का स्टॉप लॉस मानकर 250-300 पॉइंट के रिस्क के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। और ये क्यों कह रहा हूँ मैं बता दूँ, क्यों 38,000 के ऊपर निकल कर बैंक निफ्टी टिकने की अगर कोशिश करता है तो ये अच्छा होगा। 38,000 के पुट पर 22 लाख शेयर हैं
और 38,000 के कॉल्स पर 25 लाख शेयर हैं, उसमें से 19 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो आज भारी भरकम कॉल राइटिंग जो 38,000 पर हुई है, और फर्ज करेंगे आज आप 38,000 के ऊपर बंद होते हैं तो ये जो शॉर्ट सेलर्स हैं जिन्होंने कॉल बेचे वो बैकफुट पर आएंगे और वो शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स ने थोड़ा साथ दे दिया तो फिर कल आपको 38,200 38,350 दिख सकता है। ऐसे में शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में मैं शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से उम्मीद कर रहा हूँ। निफ्टी 18,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग रुकावट का लेवल है, तो निफ्टी में 18,050 पार करके आसानी से जा पाएगा, इसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है, ना तो नहीं करता, कम दिखती है। इसलिए लॉन्ग साइड पर आपको बैंक निफ्टी में रहना है, और अगर थोड़ी कमजोरी वाला मामला बनता हुआ दिखे तो वापस ऊपर में निफ्टी शॉर्ट कीजिए। ये ट्रेड आपके साफ दिख रहा है। लेकिन मैं आखिरी घंटे के लिए बैंक निफ्टी पर थोड़ा पॉजिटिव हो रहा हूं, बशर्ते कि अब वापस बैंक निफ्टी में अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है या अगर आप ट्रेड करें 37,900 अब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहां से 125 पॉइंट नीचे, अगर वो नीचे जाए तो फिर इसका मतलब समझ लीजिए कि इस रिकवरी में दम नहीं है और फिर से कमजोर हो रहा है। अदरवाइज बैंक निफ्टी एक शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर कर सकता है। जी दीप। एब्सोल्युटली, तो बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर कर सकता है, यहां पर आपको रखनी है नजर। और सुमित जी भी एक्सपायरी का ऑप्शन देने के लिए तैयार है। उससे पहले एक बार JSW एनर्जी पर भी डाल दीजिए नजर, क्योंकि इसके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 124 करोड़ से बढ़कर 324 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। तो जबरदस्त उछाल आपने मुनाफे में देखा है, 2.5 गुने का उछाल मुनाफे में देखा है। आय 1609 करोड़ से बढ़कर 1900 करोड़ की आती हुई दिखी। तो आय में अच्छी बढ़त है, बट मुनाफे में एक जबरदस्त उछाल आपने आते हुए देखा है। तो उसका एक बड़ा फायदा कंपनी को भी होते हुए दिख रहा है। बड़ा एक्शन JSW एनर्जी में आप आते हुए देख रहे हैं। हालांकि 5% का ही सर्किट है, पर कुणाल जी एक बार चार्ट्स पर राय दे दें। ASM में भी है, सर्किट के करीब ही आ रहा है इस समय। कोई राय चार्ट्स पर सर? देखिए, मैं अभी चार्ट देख रहा था दीपांशु, अपर सर्किट पे लॉक्ड है और चार्ट बहुत अच्छा है, बेस बन चुका है। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं बिल्कुल सुस्त रहा है ये। जहां हमने बाकी पावर स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखी, इसमें कुछ हम रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे ये स्टॉक 325 के लेवल्स को निकालेगा, आपको इसमें वन वे रैली देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में बिल्कुल बाय करने का प्रयास करना चाहिए। 325 के ऊपर अग्रेसिवली बाय करें। यह स्टॉक 400 रुपए के लेवल्स को वापस रिक्लेम करेगा। एब्सोल्युटली 400 के लेवल को रिक्लेम करेगा। फिलहाल अपर सर्किट पर आते हुए दिख रहा है ये काउंटर आपको। आइए एक्सपायरी का ऑप्शन सुमित जी के साथ। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेरा एक्सपायरी का ऑप्शन बैंक निफ्टी पर ही है और बैंक निफ्टी के ऊपर ही मुझे कॉल देना है। थोड़ा सा मूव आ चुका है, तो मैं स्ट्राइक प्राइस जो पहले देने वाला था वो भी चेंज करके दूसरा बताता हूं। बैंक निफ्टी के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर ऊपर में 200 से 300 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। इसके लिए 38,200 वाला बैंक निफ्टी का कॉल 150 155 अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 38,200 का बैंक निफ्टी का कॉल यहां पे लेने का सलाह रहेगा। 50 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। जिस तरह से बैंक निफ्टी ने मूव दिखाने का शुरुआत किया है लास्ट 15 मिनट में, इसके अंदर यहां से 200 से 300 का मूव देखने को मिलना चाहिए। और इस कॉल का जो टारगेट है ऊपर में 250 रुपए से लेके 350 तक का देखने को मिल सकता है। तो 38,200 का कॉल यहाँ पे खरीदे, 50 का स्टॉप लॉस लगाएं, 250 का पहला टारगेट, 350 का दूसरा टारगेट। एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग यहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी पॉजिटिव भी हो सकता है, ऐसा हो गया तो इस कॉल के टारगेट अचीव हो जाएंगे। एब्सोल्युटली, तो बैंक निफ्टी पर रखिए नजर। और जैसा अनिल जी भी अभी कह रहे थे, जबरदस्त मोमेंटम में बैंक निफ्टी आपको आते हुए देख सकता है। निचले स्तर से अच्छी रिकवरी है। आइए किरण जी की भी कॉल है तैयार। बिगुल किरण का कमाल। बताएं सर। दीप, इधर मैं भी एक कॉल ऑप्शन देना चाहता हूं और स्टॉक स्पेसिफिक कॉल ऑप्शन है। बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल ऑप्शन 95 स्ट्राइक प्राइस का लेना है, जो कि 2.5 रुपए के आसपास मिल रहा है। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 1 रुपए 75 पैसे होना चाहिए और 4 रुपए 50 पैसे से लेके 5 रुपए तक के टारगेट्स आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिलेंगे। इसका रीजन लॉजिक यह है कि जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर कैश पैटर्न देखते हैं तो 95 में बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर इसने क्रॉस किया है। और पिछला जो स्विंग टॉप था और पिछले 5 दिनों का स्विंग टॉप कल का एक दिन छोड़ के अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है। और मेरा मानना है कि 99 से लेके 100 तक के टारगेट्स आपको कैश लेवल्स में देखने को मिलेंगे।
4 से 5 दिन का व्यू रखना चाहिए। पर जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है काफी स्ट्रांग है और ऑप्शन चेन डेटा में 96, 97 के कॉल ऑप्शंस में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है और 95 में जहां पे बहुत अच्छा बिल्टअप था वहां पे भी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि ये सारे के सारे बड़े पोजीशंस है वो जब अनवाइंड होते नजर आएंगे तो मेरा मानना है कि काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल जानी चाहिए। और वैसे भी बैंक निफ्टी को साथ देने के लिए SBI, कैन बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB ये सारे के सारे साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, तो PSU बैंक्स अच्छे एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी निचले स्तरों से रिकवरी दिखाता हुआ, निफ्टी भी अब 17,950 के लेवल पर आया है। तो निचले स्तरों से रिकवरी, क्या करना है बाजार में और एक्शन कहां पर दिखेगा, आइए स्वागत करते हैं भसीन साहब का। गुड आफ्टरनून भसीन साहब, थोड़ी निचले स्तरों से बाजार में भी रिकवरी आ रही है, एक बार अपना बाजार का व्यू दें सर और जो कॉल्स के अपडेट्स हैं वो भी बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु, तो मेरे को लगता है जो आज नी जर्क था वो हो चुका है। आई थिंक वी विल अगेन नेक्स्ट वीक मे बी टेस्ट 18,300 to 400 and I think the US markets will see a strong rebound. All this bond pricing is more or less played in. Banks numbers are going to be excellent and that's why we continue to think that banks, growth companies, infra and select autos will outperform from here. अपडेट दे दूं, सुबह आपको कमिंस और चोला कहा था, चोला इज हिट न्यू हाइज, कमिंस हैज रिकवर्ड फ्रॉम 958। मैंने आपको कुछ दिन पहले अबाउट 3 weeks बैक एक कैश का काउंटर दिया था NLC 5658 का टारगेट, वो देखिए आज भी 4% अप है। एनर्जी इज इन अ न्यू स्पेस, सो आई थिंक दैट कैन बी एन आउट परफॉर्मर। अब मेरे पे 2 बिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर, बताएं। तो दीपांशु, सबसे पहले तो लीजिए HCL टेक। I think the correction is more than overdone. The management itself bought stock at 1350 and I think that the value over here is extremely positive. 10 रुपए डिविडेंड है, 1190-92 में लीजिए, stop loss of 1170, target of 1250. That would be my top. The other top would be a value pick. इंद्रप्रस्थ गैस 436 रुपए का भाव है, इन द सेंस के आप अब रीओपनिंग जब देखोगे ऑलरेडी पंप्स आर रनिंग हाई और मुझे लगता है CNG, PLG बोथ विल डू वेरी वेरी वेल। देयर हैज बीन एन एक्रिएशन इन गैस प्राइसेस बट दे विल बी एबल टू पास ऑन। और आप सोचिए कि ओमिक्रॉन के ये जब वीकेंड कर्फ्यू वगैरह खुलेगा तो ये शेयर का भाव मुझे तो 470 दिखता है। 437 पे लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 427, 450 शुड कम इन द नेक्स्ट 2 days। ओके, तो ये है आपके लिए 2 बाय कॉल्स भसीन साहब की तरफ से। HCL टेक का नतीजों के बाद जो रिएक्शन था, अब खरीदारी के लेवल्स आ गए हैं, 1200 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1250 के टारगेट के लिए खरीदें। और IGL ये भी एक रीओपनिंग प्ले बन सकता है, 450 के लेवल्स के लिए यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा पोजिशनल व्यू भी इस पर आप बना सकते हैं। शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन कॉल्स शेयर करने के लिए। तो 2 बाय कॉल्स भसीन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। पर एक स्टॉक जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, JSW एनर्जी के नतीजे आने के बाद यहां पर हमने भी एक स्पाइक आते हुए देखी। छोटी कंपनी के नतीजों से बड़ी कंपनी पर रिएक्शन, टाटा पावर स्पाइक करते हुए दिख रहा है 247 के लेवल्स पर। इस पर रखिए नजर, थोड़ी देर में हमारे एक्सपर्ट से चर्चा भी करेंगे। आइए उससे पहले एक चार्ट कॉर्नर का पिक है तैयार बिगुल, राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है इप्का में खरीदारी की राय है। अगर शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो नीचे में एक डबल बॉटम लगा हुआ है, टेक्निकली स्टॉक ने एक ब्रेकआउट साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, तो इप्का है चार्ट कॉर्नर पिक। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, सेलेक्ट फार्मा स्टॉक्स में बेस बिल्डिंग हो चुकी है और ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई दिख रही है और ऐसा ही चार्ट है इप्का का। जैसे राकेश जी ने बताया, एक छोटा डबल बॉटम पैटर्न बना है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़ा पैटर्न देखें तो यहां पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। तो इप्का में हमारी खरीदारी की राय है, स्टॉप लॉस रखना है 1050 पर, 1050 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 1125 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1175 रुपए का, 1175 तक जाना चाहिए। इप्का में खरीदारी की राय। बिल्कुल, तो इप्का में खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। नजर रखिए इस काउंटर पर भी अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक पर दिख रहा है, डेज हाई पर है। पर टाटा पावर अच्छी मूव आ रही है। सचिन जी जरा टाटा पावर का चार्ट देखें, क्या चल रहा है इसमें, कोई ट्रेड बनता है?
दीपांशु, यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे एक हर्डल रहा था अराउंड 248-250 जोन के आसपास, वापस वहीं पर एक रिबाउंड हुआ है। तो मुझे लग रहा है पिछले 4 दिनों से अगर ये पर्टिकुलर हर्डल वैलिड रहा है तो मुझे लग रहा है एक बार ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर लॉन्ग्स इनिशिएट करने में ही समझदारी होगी। ज़रूर रिवर्सल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके ये रिबाउंड हुआ है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। मुझे लग रहा है मार्केट का माहौल भी ऐसा है कि अगर निफ्टी में भी एक रिवर्सल कंफर्म हो जाता है तो काफ़ी बड़ा मूव यहाँ पर ट्रिगर होना चाहिए। सो खरीदारी करनी चाहिए 250 के ऊपर ही। मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 260-265 के पहले तो कोई मेजर हर्डल नहीं है, एंड एक बार वो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अराउंड 246 के आसपास। ओके, तो टाटा पावर पर रखिए नजर, डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड करते हुए इस समय दिख रहा है। आइए स्वागत करते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका साहब का। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर। देखिए सर, निफ्टी में थोड़ा नीचे से बाउंस आया है और 17,900 के आसपास सपोर्ट ली है मार्केट, बट ऊपर रेसिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है 18,000 पे। तो हम यहाँ पे 18,000 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 81-82 में मिल रही है मुझे अभी। तो 18,000 की पुट ऑप्शन जिसके स्टॉप लॉस होंगे 40 रुपये का और टारगेट होंगे 125 रुपये का। अब डेटा ये बोल रहा है कि 18,000 की कॉल ऑप्शन पे 70 लाख शेयर ऐड हुए हैं और ये आज ही ऐड हुए हैं। आज टोटल ओपन इंटरेस्ट 77 लाख है जिसमें 70 लाख आज ही ऐड हुए हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। दूसरी बात, 18,000 की पुट पे देखेंगे तो अनवाइंडिंग है पुट्स की, वहाँ पे 7-8 लाख माइनस में है शेयर। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग में वापस से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, इसलिए हम 18,000 की पुट ले रहे हैं जिसके टारगेट 125 होंगे और स्टॉप लॉस 40 होंगे। ओके, तो 18,000 की पुट खरीदनी है, थोड़ा बाउंस बैक है बट ऊपरी स्तरों पर फिर से बाजार में दबाव आ सकता है। ये है आपके लिए नितिन जी की राय। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। तो थोड़ा बाजार पर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आएगी बट इस समय हल्की सी रिकवरी भी आई है। एक स्पेस जहां पर रखनी नजर, सुबह इसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा भी करी थी पर अब पूरी डिटेल्स लेकर तैयार हैं कुशल गुप्ता, और ये हैं सारे के सारे गेमिंग काउंटर्स। भारत में कुछ कम लिस्टेड विकल्प हैं बट हैं, और एक जो बड़ी एक ग्लोबल डील हुई है इसका क्या प्रभाव आ सकता है, क्या इंपैक्ट आ सकता है, इसके बारे में कुशल से कुछ और जानकारी लेते हैं। कुशल बताइए। बिल्कुल, इनफैक्ट सुबह जिस स्पेस के बारे में हम बात कर रहे थे, गेमिंग स्पेस, अब जो मैं डील साइज़ बता रहा था आपको 6,900 करोड़ डॉलर। एक्चुअली जब मैं उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर रहा था तो कैलकुलेटर में मतलब कहीं ना कहीं मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि 5 लाख करोड़ रुपए में यहाँ पर ये डील होती हुई नजर आई है। तो अपने आप में ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डील है। इनफैक्ट यूएस में सबसे बड़ी टेक डील अब ये बनती हुई दिख रही है, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक्टिविजन ब्लिजर्ड जो कि एक गेम पब्लिशर है उसको एक्वायर कर रही है 69 बिलियन डॉलर्स में। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो जो वैल्यूएशन है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग है, क्योंकि अगर आप शुक्रवार की एक्टिविजन की क्लोजिंग देखेंगे करीबन 65 रुपये के आसपास की क्लोजिंग थी। उसके बाद आप कल के सत्र में देखिए तो 82 रुपीज़ यहाँ पर जो है इसके लेवल्स आते हुए दिखे थे, और जबकि जो डील हुई है वो $95 पर हुई है। तो यानी कि शुक्रवार की क्लोजिंग से 45% के प्रीमियम पर ये डील होती हुई नज़र आई है। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि एक्टिविजन जो है वो बहुत ही पॉपुलर गेम्स जैसे कैंडी क्रश है और कॉल ऑफ ड्यूटी है उसको इन्होंने बनाया है, और जिस तरह की अब वैल्यूएशन लगाई जा रही है पूरे के पूरे गेमिंग स्पेस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा जो है आकर्षक है। इनफैक्ट सोनी कॉर्पोरेशन का जो प्ले स्टेशन है उसको compete करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स ने यहाँ पर ये अधिग्रहण करते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं आप डील वाइज देखेंगे तो 2016 में इसके पहले जो डील होती हुई दिखी थी जहाँ पर डेल ने EMC को एक्वायर किया था 6,700 करोड़ डॉलर्स में, उसको भी अब ये जो डील साइज है बीट करती हुई नजर आई है। अब भारत के एस्पेक्ट में कौन सी कंपनियां हैं जहाँ पर आपको सबसे बड़ा फोकस रखना चाहिए? सबसे पहले है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। आप देखिए यूएस से करीबन इनका 41% हिस्सा आता है आय का। साथ ही आप देखिए जो और ऑनलाइन गेमिंग में डेल्टा कॉर्प है, जैसे कि हम सुबह भी बात कर रहे थे कि IPO ऑनलाइन गेमिंग यूनिट का IPO लाने की योजना है कंपनी की। और तीसरा डेफिनेटली मोबाइल एंटरटेनमेंट में जो वर्ल्ड लीडर है ऑन मोबाइल ग्लोबल, वहां पर भी हम सुबह से एक्शन देख रहे हैं करीब 16-17% की तेजी का। एब्सोल्युटली, तो भारत में कम विकल्प हैं बट ये सारे स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं।
बड़ी ग्लोबल स्केल पर ये डील हुई है और डेफिनेटली इसका पॉजिटिव रब ऑफ भी आप देख रहे हैं। और इनफैक्ट ऑन मोबाइल हमारे रेडार पर भी रहा है, बात भी करी है, इस पर रिकमेंड भी किया है। इसके साथ ही डेल्टा कॉप और नज़ारा दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर रहे हैं, हमने भी बात करी है। और आशु सर, डेल्टा कॉप के सबसे बड़े बुल इस पैनल में आप ही रहे हैं। थोड़ा रिसेंट करेक्शन में वापस 300 के नीचे फिसला था, बट 290 के लेवल्स पर आज आया है। एंट्री के लिए अच्छे लेवल्स हैं या फिर थोड़े डिप का इंतजार करें? दीपांशु, इसका परसों मैंने एग्जैक्टली यही बोला था कि ये 290-95 में भी लेना है, लेकिन इसलिए डिलीवरी बोली थी कि अगर 70-75 आए तो भी लेना है, 60-65 आए तो भी लेना है। और ओवरसीज में भी मार्केट्स में करेक्शन है, लेकिन ग्लोबली जितने भी ये गेमिंग स्टॉक्स हैं, कसिनो स्टॉक्स हैं, मतलब MGM और ये जितने भी लिस्टेड वहाँ पे हैं, सबके सब पॉजिटिव थे। तो आगे पीछे करके इसको चलना ही है दीपांशु। इट इज़ ओनली रिस्क मैनेजमेंट और आपको अपना थोड़ा मार्केट के साथ रखना है। दीपांशु, मेरे पास एक कॉन्ट्रा इस मार्केट में बाय कॉल है, अगर आप कहें तो मैं आपसे शेयर कर लूँ। बिल्कुल, आशु सर की तरफ से बाय कॉल। तो आशु सर के लिए बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। दीपांशु, जैसे हमने निफ्टी का स्प्रेड दिया, रिकवरी आई, फिजल आउट हो रही है, तो 500 रुपए का स्प्रेड अभी 12 रुपए भी हो गया था, उसके साथ बिल्कुल बने रहे। बहुत ही अच्छा स्प्रेड है, बहुत मजेदार स्प्रेड है, और ये 5-6 रुपए अपने को 40-50 रुपए भी दे सकते हैं कल। तो दीपांशु, एक स्टॉक है जो मेरी बाइंग के रडार में है। अभी मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अगले 1-2 दिनों के अंदर प्राइस एक्शन दिखाएगा, और ये मतलब थोड़ा डिफरेंट है। दिस इज JSW स्टील। दीपांशु, में मेटल्स में वैसे वीकनेस ही लगती है मुझे मेटल्स में, और पर्टिकुलरली सेल एटसेट्रा जितने भी ये स्टॉक्स हैं, इनमें मैं अक्सर एक्सपायरी के प्रेशर में देखता हूँ एक्सीडेंट्स ही होते हैं। लेकिन ये अभी 700 के ऊपर जाके जिस तरह से करेक्शन होने के बाद और ये स्टेबलाइज हो रहा है 668, 669, 670, मुझे लगता है कि JSW में बाइंग करनी चाहिए। और इसका स्टॉप लॉस दीपांशु, मैं सचिन से हेल्प मांगूंगा, क्योंकि दीपांशु मेटल्स में वो भी बहुत ट्रैक करता है, और ये स्टॉक में उससे भी कई बार सचिन ने कॉल दी है। तो मैं स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए सचिन से मांगूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बाइंग करनी चाहिए। अगले किसी भी दिन के अंदर इसके अंदर एक अच्छा ट्रैक्शन, वापस 15-20 रुपए की मूवमेंट देखने को मिल सकती है हमें। ओके, तो ये है आपके लिए JSW स्टील। सचिन जी, आशु जी की मदद करें सर, बताएं स्टॉप लॉस और टारगेट जो आपके रेडार पर हैं JSW स्टील के चार्ट्स पर। दीपांशु, यहाँ पर एक अच्छा पुल बैक हुआ है एंड रिकवरी भी काफ़ी शानदार है। वापस 670 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, उसे रीगेन करने की कोशिश है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो 30 मिनट्स का स्विंग बना था, लगभग वही आइडियल एक स्टॉप लॉस बन सकता है। 665 के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है जब तक ये पर्टिकुलर लेवल वैलिड है, जो रिकवरी हुई है वो रिकवरी काफ़ी हद तक एक्सटेंड होनी चाहिए, एंड वापस एक बार 700 के आसपास के स्विंग्स इमीडिएट बेसिस पे नज़र आ सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर वैलिडेट करूँगा। मुझे लग रहा है ये जो रिवर्सल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट ही लग रहा है। तो 665 के स्टॉप लॉस के साथ 700 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर पोजीशन ऑन द लॉन्ग साइड बनाई जा सकती है। JSW स्टील ये है पसंद आशु को खरीदारी करने के लिए आज से, और यहाँ पर एक्शन भरपूर आता हुआ दिख रहा। आइए नतीजों के लिहाज से एक्शन भरपूर है। बजाज ऑटो के नतीजे बताने के लिए तैयार है कुशल। नतीजे ज़्यादा, लेकिन आज जो आपने ये रिसर्च की, कमाल की, मज़ा आ गया। थैंक यू सर। मतलब गेमिंग वाला तो मतलब मैं सोच नहीं सकता था, $70 बिलियन का वैल्यूशन, और मार्केट प्राइस से 45% ऊपर में ये बिका है। कौन सा विजन, क्या नाम बताया? एक्टिव विजन। इतनी ज़बरदस्त डील हुई है, ये तो पूरे सेक्टर की री रेटिंग कर देगी। एब्सोल्युटली। तो 3 स्टॉक आज जो बड़े एक्शन में आए, कौन सा? एक तो नज़ारा, डेल्टा कॉप ऑन मोबाइल, गजब एक्शन में आता है, कमाल है। मतलब अच्छा, कुणाल जी कुछ कहना चाहते? जी कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज सवेरे जब चर्चा कर रहे थे तो अनिल जी बात उठी थी मेटावर्स की। तो अनिल जी, आने वाले समय में अनिल जी सब कुछ वर्चुअल हो जाएगा। अनिल जी, बाजार भी वर्चुअल, एंकर भी वर्चुअल, अनिल जी शोज भी वर्चुअल। तो उसके लिए अनिल जी कवर कस लीजिए, दुनिया बदल रही है अनिल जी। नहीं, मतलब क्या आपके कहने का मतलब? आपके हमको डरा रहे हो, धमका रहे हो, मतलब क्या ऐसा? तो क्या ऐसा आपके कहने का मतलब है कि आशु जी का सपना जिंदगी में कभी पूरा नहीं होगा एंकर बनने का? ये अनिल जी मेटावर्स में बन सकते हैं, दूसरी दुनिया में अनिल जी, वर्चुअल दुनिया में। अरे बाकी किसी दुनिया में हमें क्या लेना देना,
मतलब भूत प्रेत की दुनिया में बने, मेटावर्स में जाके बने, हमारी दुनिया में घुसपैठ ना करें, हम इतना ही चाहते हैं। हम तो सेफ है ना बस। अनिल जी बिल्कुल सेफ है। अनिल जी देखिए एक समय आएगा कि आपके अवतार ने कौन से कपड़े पहने होंगे अनिल जी, आप उसकी चिंता करेंगे, आपने खुद क्या पहना होगा आपको परवाह नहीं होगी अनिल जी। अच्छा, ये भी होने वाला है? होए भगवान, इससे पहले कि एंकर्स प्रजाति प्रलुप्त हो जाए, जिस तरह की धमकियां हमें कुणाल जी दे रहे हैं, कम से कम दीप हो भी जाए क्या फर्क पड़ता है, कम से कम हम ये तो गर्व से कह पाएंगे हमारी आने वाली पीढ़ी के आखिरी एंकर तो यही हुआ करते थे, इनके बाद तो सारे वर्चुअली हुए, है ना? मतलब ये तो कह ही सकते हैं। अपने तो पॉजिटिव रहने वाले आदमी है लोग, हम ये क्यों सोचे कि हम निपट गए, हम ये सोचे कि आखिरी एंकर हम ही थे, हमारे बाद वाले सब ऐसे भूत प्रेत टाइप वाले वर्चुअल। अब मेरे कई बार पहले नहीं कहते थे ना कुणाल जी, वो लोग कहते थे कि भूत प्रेत होते नहीं होते, मुझे लगता है ये इसी तरह के होते होंगे, ये वर्चुअल टाइप के। क्या ये आधुनिक भूत प्रेत नहीं है? बिल्कुल अनिल जी बिल्कुल। और अनिल जी एक नई बीमारी शुरू हुई है, NFT। हाँ करेक्ट, मैंने भी सुना है इसके बारे में, ये भी गजब की चीज है भाई, मतलब कमाल ही कर रही है। तो अनिल जी देखिए जी, तो अनिल जी पूरा सब कुछ बदल रहा है अनिल जी। देखो बदलने में तो बहुत कुछ बदल रहा है, लोग कहाँ गली मोहल्ले में खेलते थे, कहाँ कबड्डी खो खो और वो सब खेलते थे, और वहाँ से थोड़े अच्छे खेल, और अब आजकल तो सारे वीडियो गेम ही होने लगे। सब वीडियो गेम से सर, और ऑनलाइन गेमिंग। मुझे नहीं लगता $70 बिलियन के वैल्यूएशन किसी खेल वाली कंपनी को भी ढंग से मिलते होंगे, वीडियो गेम वालों को इतने वैल्यूएशन। एक्चुअली सर वही नहीं समझ आ रहा है, बट डेफिनेटली जिस तरह से यहाँ पर क्लाउड गेमिंग अब आता हुआ नजर आ रहा है, अब कोई सिंगल, मतलब पहले हमारे ज़माने में जब हम ये खेलते थे तो एक वीडियो गेम होता था हाथ में और वही अपना गेम खेल लेते थे, बट अब क्या हो गया है कि सबको मल्टीप्लेयर गेम खेलना है, सबको ऑनलाइन जाके गेम खेलना है, सामने और कोई चाहिए दूसरा, कोई ना कोई और चाहिए। अच्छा, तो ऐप डेवलपमेंट होती है और ओवरऑल जितने भी बाकी कंपनियां हैं इसमें इन्वॉल्व, मैं तो यही डील को लेके ही काफ़ी ज़्यादा और रिसर्च भी कर रहा हूं। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपनियां, इनफैक्ट काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो यहाँ पर अपना फोकस बनाई हुई हैं, खासकर गेमिंग को लेकर, तो उसको भी आई थिंक मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। अरे वाह, मतलब और भी हैं कंपनियां? और भी है। चलिए बढ़िया, तो बड़ी डिटेल में और डीप में रिसर्च करने को तैयार हैं कुशल, और आपको बताएंगे भी बहुत सारा एक्शन आगे चलते हुए, तो इंतजार रहेगा। आइए इस बीच आशीष तैयार हैं बैन से बेनिफिट के लिए। बताएं आशीष, क्या है सीन? सर फिलहाल 5 स्टॉक है हमारे पास बैन में, 5 में से एक स्टॉक ऐसा है जो काफी दिनों के बाद बैन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहा है, उसका नाम है सेल। यहाँ पर अगर आप देखें अभी भी 80% से नीचे नहीं आई है, लेकिन 81% है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन रही है कि आज जो है बाजार बंद होने होते तक जो है पोजीशंस यहाँ पर घटेंगी, 80% से नीचे हो जाएंगी और सेल जो है बैन से बाहर आ जाएगा। और रोज सर लगातार एक स्टॉक आ ही जाता है बैन में, आज भी देखिए एंट्री होने जा रही है, कल से हो जाएगी अदानी पोर्ट्स की। यहाँ पर 105% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो अदानी पोर्ट्स निश्चित हो गया कि जो है स्टॉक बैन में आएगा, सेल बाहर आ सकता है। ओके, तो सेल बाहर आ सकता है, ये इंटरेस्टिंग है। सेल बाहर आने के लिए तैयार है। सुमित जी काफी टाइम से कंसोलिडेट भी कर रहा है, दबाव में भी है, बैन से बाहर आने की तैयारी है, थोड़ा एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बाकी मेटल स्टॉक्स में आज थोड़ी मूव्स आ रही हैं। दीपांशु देखिए सेल कंसोलिडेट कर रहा है, इसके अंदर ब्रेकआउट जैसे ही ऊपर में 108 110 का लेवल टूटेगा तब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो सपोर्ट है नीचे में 100 रुपए और 98 के पास है, तो ये लेवल जब तक टूटते नहीं है तब तक बाय तो बिल्कुल होल्ड करना है, और ऊपर में जैसे 108 110 का लेवल टूटेगा तो फिर एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव सेल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ओके, तो सेल पर रखिएगा नजर, ये आपके लिए शायद कल बैन से बाहर आते हुए दिखे, एक्शन में आ सकता है। अभी बात कर रहे थे किरण जी पीएसयू बैंक्स की, बैंक ऑफ बड़ौदा पर उन्होंने कॉल दी, कैनरा बैंक पर भी आपको एक अच्छी मूव आ रही है। कैश पे से देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी एक अच्छा स्पाइक आपको आते हुए दिखा है, तो पीएसयू बैंक्स फोकस में आ रहे हैं। वागले साहब पीएसयू दिग्गज एसबीआई पर कोई राय? फिलहाल 1.5% ऊपर है, यहां पर भी थोड़ा एक्शन एक्सपेक्ट करें सर? आपके लिए था सर कोई राय एसबीआई के चार्ट्स पर? ओके, वागले साहब के साथ दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस बीच कैबिनेट की आज हुई थी बैठक और जो निर्णय जो फैसले लिए गए हैं उस पर
अनुराग ठाकुर साहब बात कर रहे हैं, आइए एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। है इसका पोर्टफोलियो 8,000 करोड़ से बढ़कर 8,800 करोड़ से बढ़कर 28,000 करोड़ पे हो गया है। लेकिन आरबीआई के नियमों के अनुसार आपकी जो नेट वर्थ है उसका 20% ही आप लोन के रूप में दे सकते हैं। तो इरडा की नेट वर्थ है 3,000 करोड़, वो 600 करोड़ तक का ही इसमें ऋण देने की सीमा सिंगल बोरोर के लिए उसकी है। जब इसको बढ़ाकर इसमें आज निर्णय लिया गया कि 1,500 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में किया जाएगा और इससे लाभ ये मिलेगा कि अतिरिक्त इक्विटी के आने से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इरडा अब लगभग 12,000 करोड़ रुपए तक की लैंडिंग कर सकेगा, जिसमें लगभग 3,500 से 4,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता के सृजन के लिए फाइनेंसिंग का प्रबंध हो जाएगा। एक बड़ा निर्णय है। इसमें लगभग और दूसरा निर्णय लिया गया है जो कोविड-19 महामारी के समय बिजनेस और इंडिविजुअल बोरोवर्स दोनों पर ही लोन का बोझ बढ़ गया था और इसको देखते हुए कि छोटे बोरोवर्स को 6 महीने के लिए ऋण की अदायगी पर मॉरेटोरियम का राहत भी दी गई थी और बाद में मॉरेटोरियम की अवधि में कंपाउंड इंटरेस्ट का बोझ ना पड़े, इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर की राशि के बराबर की राहत राशि भी उपलब्ध करवाने का निर्णय किया गया था। इसके लिए लोन देने वाली संस्थाओं को भुगतान के लिए वर्ष 2020-2021 के बजट में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। और आपको याद होगा इस योजना के अंतर्गत ऐसे एमएसएमई लोन्स, एजुकेशन लोन्स, हाउसिंग लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, ऑटोमोबाइल लोन्स, पर्सनल लोन्स और प्रोफेशनल्स और कंजम्पशन लोन्स को कवर किया गया था, जो कि एनपीएस नहीं थे और जिनकी बकाया राशि 2 करोड़ रुपए की सीमा के अंदर ही थी। और इसके लिए एसबीआई को इनके क्लेम्स का निपटारा करने के लिए 30 नवंबर 2021 तक का समय दिया गया था। एसबीआई के द्वारा वर्ष 2020-2021 के बजट में आवंटित 5,500 करोड़ रुपए, इसमें से 4,626 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया था। एसबीआई के पास इसके अतिरिक्त 1,846 करोड़ रुपए के क्लेम्स प्राप्त हुए हैं। तो अंततः शेष क्लेम्स जो बचे हैं उनकी प्रतिपूर्ति हेतु 973 करोड़ 74 लाख रुपए की स्वीकृति आज की गई है, ताकि ये जो डिफरेंस था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, उसकी राहत भी इन उपभोक्ताओं को, बोरर्स को या ऋण लेने वालों को दी जा सके। तीसरा विषय है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत दिल के करीब भी है कि सफाई कर्मचारियों के जीवन में सुधार हो। उसके लिए बार बार बहुत कदम मोदी जी की सरकार में उठाए भी गए और इसी तरह से ही नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी ये बना था, ताकि सफाई कर्मचारियों के किसी समूह के संबंध में कार्यक्रम अथवा स्कीमों को बनाने का सुझाव देना हो, सफाई कर्मचारियों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं को हल किया जा सके और वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें, सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए लक्षित निर्णय दिशा निर्देश जारी करने का काम किया जा सके। इस आयोग की जो कार्यकाल है उसको 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर अगले 3 साल तक के लिए बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया है। 31 मार्च 2025 तक इसका कार्यकाल होगा।
ये भी निर्णय किया गया है। केंद्र सरकार को सफाई कर्मचारियों की स्थिति, सुविधाएं और अवसरों में और सुधार करने के लिए जिस तरह से यहाँ से निर्णय भी किए जाते हैं। तो ये थे कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर साहब, जो पूरी डिटेल्स बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन इस बीच एसबीआई के लिए अच्छी खबर, और एसबीआई डे हाई पर आता हुआ दिख रहा है, फेवरेट भी रहा है एसबीआई। हमारे आशीष सर का, आशीष सर एक बार जरा एसबीआई पर ही राय दें। 515 रुपये बैंक निफ्टी की रिकवरी में भी इसका योगदान रहा है, और मार्केट के लिहाज से भी अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है एसबीआई में। जी बताएं। अनिल जी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, तीनों स्टॉक्स अनिल जी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और अभी हमने क्लाइंट से बैंक ऑफ बड़ौदा लेने की कॉल भी शेयर की है। तीनों स्टॉक्स अनिल जी अच्छे लग रहे हैं। एसबीआई लेकिन अनिल जी फिर वही एक लेवल ऐसा आ गया है कि पिछली बार भी यहाँ से 520-25 से यहाँ से रिवर्सल आया था, और यहाँ पे आके अनिल जी रुक रहा है। बट अगर आप मोमेंटम प्ले देखें तो अनिल जी बिटवीन एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा जिस तरह से बार बार नीचे से एक रिवर्सल साइन दिखा रहा है अनिल जी, राइट नाउ इफ यू कंपेयर लाइक टू लाइक बेसिस, तो बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। हैविंग सेड दैट अनिल जी एसबीआई भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे लगता है कि इस भाव पे अगर एक बार किसी के पास है, फ्रेश निवेश नहीं करना चाहिए। मार्केट में डिप जरूर मिलेगा, मौका जरूर मिलेगा, फिर लिया जा सकता है इसको। के लिए राय एसबीआई पर इस वक्त आती हुई दिन के हाई पॉइंट पर मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ एसबीआई। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब बजाज ऑटो की हम बात कर रहे थे। बजाज ऑटो से हम इधर उधर हो गए थे, फाइनली वापस आ गए हैं। कुशल बताइए अनुमान। बिल्कुल सर, तो बजाज ऑटो पे के नंबर्स पर सबसे ज़्यादा फोकस जो है वॉल्यूम्स पर रहता है, और वॉल्यूम्स डिग्रोथ होती हुई दिखेगी करीब 9.5% से। इसका इम्पैक्ट कंपनी की आय पर 1.1% बढ़कर 9,010 करोड़ पर हम अनुमान करके चल रहे हैं। तो आय जो है लगभग फ्लैट रहने का अनुमान है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स हैं वहाँ पर डीप कट आ सकता है, क्योंकि कॉस्ट इन्फ्लेशन होती हुई दिखी है। तो जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो उतना ऑफसेट नहीं कर पा रहा है कॉस्ट इन्फ्लेशन को, और इसी वजह से 19.5% से घटकर 14.5% के लगभग हम मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुनाफे के लिहाज से 26% की गिरावट के साथ 1150 करोड़ पर यह मुनाफे का आंकड़ा आ सकता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली कंपनी जो है काफ़ी बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट्स करती है, तो एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या कमेंट्री है, क्या आउटलुक है, और साथ ही प्रोडक्ट लॉन्चेस खासकर ईवी सेगमेंट में कंपनी का कहाँ पे फोरो हो रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स जो भी हैं वहाँ पर भी ईवी को लेकर जो है उनका रुझान क्लियरली बढ़ता जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं मोर इंपॉर्टेंटली। तो उस पर क्या प्लान्स है, पूरे की पूरी रणनीति है कंपनी की, वहां पर हमें जो है फोकस रखना चाहिए। तो ये है आपके लिए बजाज ऑटो जिस पर करना है फोकस। आइए फोकस करिए वागले साहब पे, उनकी तरफ से एक पिक, और थोड़ी देर में आ रही है आपके लिए जी बिजनेस की तरफ से एक एक्सक्लूसिव रिसर्च भी। आइए पहले वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, बीटीएसटी के तौर पे मैं चंबल फर्टिलाइजर्स में बाय करके जाने की सलाह दूंगा। 481.50 482 का करंट लेवल है, यही लेवल पे हमने हमारे क्लाइंट्स को दिया है। 490 तक की अपसाइड में देख रहा हूं, मुझे लगता है कल के दिन में 490 ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है। आपका स्टॉप लॉस 477 का होना चाहिए। ये है आपके लिए वागले साहब की तरफ से खरीदारी की राय। मोमेंटम में भी है स्टॉक, इस समय अच्छा एक्शन पकड़ रहा है। आइए देखते हैं किरण जी को क्या है पसंद। बिगुल किरण का कमाल। बताएं सर। दीप, थोड़ी देर पहले हमने बैंक ऑफ बड़ौदा पे कॉल दी, डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, और उसी तर्क पे मैं अभी ये कॉल देने जा रहा हूँ। टाटा पावर का 245 का कॉल ऑप्शन लेना है, 7.75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस 5 रुपए का होना चाहिए, और टारगेट्स 11 से 12 देखने को मिलेंगे। ये बहुत छोटे टारगेट दे रहा हूँ। जो तर्क मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए लगाया था उससे भी बेहतरीन ये तर्क है। और आपको अगर ऑप्शन चेन देखते हैं तो 240 से लेके 260, 65, 270 सारे कॉल्स में काफी स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। कल की जो गिरावट है उसमें जिन्होंने शॉर्ट किया था वो काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से अटक गए, और इनकी शॉर्ट कवरिंग की वजह से और फ्रेश बाइंग की वजह से मुझे लगता है 260, 265 तक टाटा पावर जाने की उम्मीद है इसी सीरीज में। इसीलिए मैंने 245 का कॉल ऑप्शन एट द मनी का रिकमेंडेशन दिया है।
₹5 का स्टॉप लॉस है, 11-12 का टारगेट रहेगा, जहां पे आपको रिव्यू लेना है, इतने जल्दी बेचना नहीं है, और ये टारगेट शायद कल परसों में ही आ जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये है आपके लिए टाटा पावर में ₹245 वाला कॉल ऑप्शन आप खरीदिए। क्या बात है, टाटा में फिर से पावर लौटता हुआ दिख रहा है ₹5 के स्टॉप लॉस के साथ 11 और 12 के टारगेट के लिए। ये है राय आपके लिए आती हुई इस वक्त किरण जी की तरफ से। ज़बरदस्त एक्शन है किरण जी की तरफ से भी आता हुआ। स्टॉक्स वही आ रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा पावर, चंबल, ये सारे। चंबल अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने बताया था ना किरण जी? नहीं, चंबल किसने बताया था? पहला कॉल था आज दिन। हाँ, 479 मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। चंबल फर्टिलाइजर भी यहाँ पर तैयार है आगे और एक्शन के लिए। कुछ और स्टॉक्स तैयार होते हुए दिख रहे हैं, आइए उन पर फोकस कर लेते हैं। और हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी का असर आप देख सकते हैं। ओहो, कॉफी डे एंटरप्राइजेज 10% ऊपर है और ऑन मोबाइल ग्लोबल 20% का ऊपर का सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। 20% का जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। सुमित जी सुबह कह भी रहते हैं स्टॉक इसमें और तेजी बनती हुई दिख रही है। अगर सुमित जी किसी के पास पड़े हैं ऑन मोबाइल ग्लोबल, इन्वेस्टर्स के लिहाज से बताइए, क्योंकि हमने SIP स्टॉक के तौर पर भी इसे ₹128 ₹125 के आसपास रिकमेंड किया था। क्या टारगेट रखे जाए? अनिल जी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके पोजीशंस को होल्ड करें। स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है, 155 के ऊपर स्टॉक में मोमेंटम और बनेगा और फिर पोजिशनली स्टॉक के अंदर ऊपर में ₹180 से लेके ₹200 तक का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, 180, 200 ये टारगेट्स होंगे ऊपर में। पोजीशंस होल्ड करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। ओके, तो ये है आपके लिए ऑन मोबाइल, यहाँ पर रखिए नजर। अच्छा एक्शन इस काउंटर पर आते हुए दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले टाटा कॉम, इसके चार्ट पर एक अच्छा स्पाइक आते हुए दिखा था। इसके नतीजे भी आज आने वाले हैं, बाजार बंद होने के बाद आएंगे नतीजे। कुणाल जी, कोई राय टाटा कॉम के चार्ट पर? देखिए, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है दीपांशु, मेरी खरीदारी की राय रही है और इस स्टॉक में हमने एक अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए देखा है। आज भी हम इसमें देख रहे हैं एक शानदार मोमेंटम बना है। तो मेरी राय में बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहें। नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई है, मेजर सपोर्ट के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक 1650 के लेवल्स दिखाएगा, तो गिरावट में डिप्स में खरीदारी की राय। ओके, तो डिप्स में है खरीदारी की राय, बट एक अच्छा स्पाइक टाटा कॉम पर भी आ रहा है, इसके नतीजे आने वाले हैं। BHEL, इस पर भी रखिए नजर। अभी थोड़ी देर पहले इस पर भी खरीदारी आती हुई दिखी थी, हालांकि ऑफ कोर्स वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में आज ही के लिए ये ऐड भी हुआ है। शोभा लिमिटेड, इस पर एक अच्छा स्पाइक आ रहा है। सचिन जी, शोभा के चार्ट पर कोई राय? बढ़िया स्पाइक काउंटर पर आते हुए दिख रहा है। दीपांशु, एक काफ़ी क्लियर फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था लगभग 940 935 के जोन में कुछ ही दिन पहले। मुझे लग रहा है इसी का एक फॉलो थ्रू एक्शन है। एक क्लासिक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन है जिसके टारगेट्स लगभग 1100 के आसपास प्लेस्ड है। तो ज़रूर मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मोमेंटम कंटिन्यूड ही होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अराउंड 984 पे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशन अगर एग्जिस्टिंग किसी की है तो होल्ड करने की सलाह होगी। रिवीजन होगा 1100 1120 के आसपास। तो नजर रखिए, शोभा पर भी एक बढ़िया स्पाइक आपको बनते हुए दिखा है। तो एक्शन में कुछ और काउंटर्स बाजार के आते हुए दिख रहे हैं। मजगांव डॉक, ये भी एक और स्टॉक है जो अभी अभी एक्शन में आते हुए दिखा है, 2% की तेजी दिखा रहा है। सुमित जी, मजगांव डॉक पर स्पाइक आ रहा है, इस पर कोई ट्रेड दिखता है? मजगांव डॉक के अंदर पोजीशन होल्ड करे दीपांशु। स्टॉक के अंदर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन के बाद आज एक मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा जब स्टॉक 280 का लेवल ऊपर में ब्रेक करेगा। 280 के बाद स्टॉक में एक बढ़िया मोमेंटम बनेगा। 295 से 300 के फिर शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। पोजीशंस होल्ड करें। बिल्कुल, तो 300 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं मजगांव डॉक पर। ये आपके लिए एक और स्टॉक जो मूवमेंट आ रहा है। एक स्टॉक जो यूजुअली बाजार के रेडार पर कम आता है, इंडस टावर्स, इस पर एक अच्छी मूव है। वागले साहब, जरा इंडस टावर्स का चार्ट देखें, 3% ऊपर और डेज हाई पर इस समय। मोमेंटम स्टॉक है 270 के ऊपर। इसको मैं अभी भी कहूंगा थोड़ा सा वेट करना बेटर होगा, लेकिन व्यू पॉजिटिव है। 275 276 तक के स्टॉक जा सकता है। 280 के पार निकलेगा तो इसमें मोमेंटम आएगा, 300 तक जा सकता है पोजिशनली 1 से 2 दिनों में, मे बी 3 दिनों में। 265 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। व्यू पॉजिटिव है। ओके, तो 265 के स्टॉप लॉस के साथ पॉजिटिव व्यू बनाकर रखें। इंडस टावर्स, इसमें भी लंबे समय बाद एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। आइए कुछ और फाइनल कॉल्स ले ली जाएं आज क्लोजिंग से पहले। सुमित जी के पास चलते हैं कैश के ऑप्शन के लिए।
बताएं सुमित जी। दीपांशु, स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है, कॉल लेने का सलाह रहेगा गुजरात गैस का। गुजरात गैस का 700 वाला कॉल अभी 12.5 रुपए 13 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। गुजरात गैस के अंदर एक तेजी के बाद 3 दिन का गिरावट आया और आज के 200 पॉइंट के निफ्टी के फॉल के अंदर गुजरात गैस कल का डे हाई ब्रेक कर रहा है। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक यहां से एक ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, जिसके अंदर 705 रुपए से लेके 715 रुपए तक का मूव स्पॉट लेवल के हिसाब से गुजरात गैस में देखने को मिल सकता है। इसके लिए 700 वाला कॉल यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें, 6 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर के अंदर 20 रुपए से लेके 22 रुपए तक के टारगेट गुजरात गैस के 700 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 1 से 2 दिनों का ट्रेड होगा, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा गुजरात गैस का 700 का कॉल। एब्सोल्युटली, तो कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करें, गुजरात गैस में 700 का कॉल खरीद कर चलें। ये है आपके लिए राय सुमित जी की तरफ से। टाटा एलेक्सी, किरण जी इसके चार्ट पर जरा राय दें। नतीजे पर रिएक्ट कर रहा है, कल शाम को इसके नतीजे आए थे, अच्छे नतीजे थे, पर 9% की मूव, वो भी ऐसे दिन जब जहां बाजार में भारी उतार चढ़ाव हो। क्या राय है सर टाटा एलेक्सी पर? आई थिंक लाइफ हाई पर भी ये काउंटर आज है। दीप, इसने ना 5-6 दिन पहले एक बहुत अच्छा ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, लगभग 6100 के आसपास। उधर से उस पैटर्न के टारगेट लगभग 6600 के आसपास के थे, उसको भी पार कर लिया है। तो मेरा मानना है कि फ्रेश मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 6600 का, और अभी ट्रेल करने की सलाह है, क्योंकि रिन्यूड बाइंग देखने को मिल रही है। आज जो वॉल्यूम्स है, रिकॉर्ड वॉल्यूम्स है, शाम को देखना पड़ेगा कि डिलीवरी बेस कितने वॉल्यूम्स है, पर मेरा मानना है कि जिस तरीके से हायर एंड पे क्लोज हो रहा है, बिल्कुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके होल्ड करने की सलाह होगी। ओके, तो ट्रेडिंग स्टॉप के साथ होल्ड करा जाए, ये है राय आपके लिए। जहां तक टाटा एलेक्सी का सवाल है, अच्छे मोमेंटम में ये काउंटर भी आपको आते हुए दिख रहा है। कुछ और कैश स्टॉक्स जो अच्छे मोमेंटम है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, इस पर डालिए नजर, एक अच्छी स्पाइक इस पर भी आती हुई दिख रही है। बंसल जी जरा बजाज इलेक्ट्रिकल्स के चार्ट पर राय दें, 3% ऊपर इस समय। दिपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट ये स्टॉक 2 दिन पहले मेरे नजर में आया था। कल इसने एक नेकलाइन तोड़ दी थी 1225 की, बट आज बड़े अच्छे से ऊपर की तरफ निकला है, तो डेफिनेटली ये खरीदारी का कैंडिडेट है। नीचे में 1220 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 1263 1268 के टारगेट के लिए। बजाज इलेक्ट्रिकल एक अच्छा खरीदारी का कैंडिडेट है, बीटीएसटी भी इसमें किया जा सकता है। ओके, बजाज इलेक्ट्रिकल दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होने की तैयारी में। आइए, तैयार है हमारी एक और बेहतरीन और एक्सक्लूसिव रिसर्च, और आज पूरी तरह से फॉर्म में है, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं कुशल गुप्ता, और कुशल ही लेकर आए आपके लिए एक और बेहतरीन रिसर्च। तो आइए चलते हैं एक्सक्लूसिव रिसर्च के लिए कुशल के पास। बताएं कुशल। सर, स्टॉक का नाम है जेंजा टेक। अब मैं आपको यही कह रहा था कि गेमिंग से जुड़े हुए जो भी काउंटर्स हैं वो तो फोकस में रहेंगे ही, पर मैं और एक चीज़ वंडर कर रहा था कि गेम्स खेलने के लिए आपको ऐप्स चाहिए, और ऐप्स के लिए कोडिंग होनी ज़रूरी है। तो जब कोडिंग होती है तो डेफिनेटली आईटी कंपनियों का रोल इसमें आता है, और गेमिंग इन पर्टिकुलर में किसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो है जेंजा टेक। और डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि जेंजा टेक इसलिए भी क्योंकि मैं ट्विटर पर सर्च करना शुरू किया, और 2010 में इन्होंने ये चीज़ क्लियरली हाईलाइट की है। आप देख भी सकते हैं इनके पेज पर जाकर कि Zensar selected by Activision Publishing to provide application support development services, ऐसा उन्होंने अपनी जो ट्विटर हैंडल है उस पर यह कहा है 17 जून 2010 को। बट डेफिनेटली जिस तरह से यहां पर 2010 की बात है, उसके बाद गेमिंग के साथ इनका जो कनेक्शन है वो कितना बड़ा है और कितना जुड़ा हुआ है, उस पर जो एक्टिव जो रिसर्च है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये ट्विटर पे आपको तो मिल जाएगा, बट ये जो कनेक्ट है गेमिंग को लेकर वो Zensar टेक का कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप देखिए यहां पर 2010 के बाद जो मैं डेटा निकाल पाया हूं, उसमें 2016 यानी कि 19 सितंबर 2016 को मैनेजमेंट ने यह कहा है कि Zensar के पास गेम टेस्टिंग का बड़ा अनुभव है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर अगर 2010 में इन्होंने ये एक्टिविजन पब्लिशिंग के साथ ये करार किया है और ये एक्चुअली अपनी ट्विटर हैंडल पर बता रहे हैं, तो डेफिनेटली यहां पर इनके लिए काफी बड़ा पॉजिटिविटी बन सकती है, क्योंकि यहां पर ये ऑलरेडी बोल रहे हैं कि इनके पास ये चीज का एक्सपीरियंस है। तो जो भी कोई गेम डेवलपर होता है उसको टेस्टिंग करनी भी जरूरी होती है गेम्स की, और गेम टेस्टिंग एनवायरनमेंट में Zensar टेक की बादशाहत है। आप देखिए यहां पर इन्होंने कंसोल, मोबाइल, पीसी और ऑनलाइन गेम्स के लिए एंड टू एंड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया है। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है यहां पर 2016 में इन्होंने इस चीज की बात की थी। यही नहीं, मैं ये सोच रहा था कि 2016 में तो इन्होंने ये बात कर दी
दी है, पर 2021 का क्या? तो 2021 में भी मैंने रिसर्च की और Q1 FY21 की यहाँ पर एनालिस्ट को जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी, वहां पर इन्होंने क्लियरली कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग लीडर के लिए इन्होंने कस्टमाइज्ड गेमिंग स्टूडियो बनाया है। तो डेफिनेटली जेंसाटेक का जो कनेक्शन है यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ गेमिंग एनवायरनमेंट में है, और प्रति गेम्स को बनाने के लिए यहाँ पर कंपनी जो भी टेस्टिंग एनवायरनमेंट आपको देती है, चाहे वो एक्टिविजन पब्लिशर्स हो या कोई और गेमिंग कंपनी, उनको जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आती है, उनका कुल खर्च एक गेम बनाने का 30% रिडक्शन जो है जेंसाटेक ने किया है। साथ ही आप देखिए 50 से ज्यादा गेम्स जेंसाटेक खुद भी डेवलप कर चुकी है और 100 से ज्यादा गेम्स को ये ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है। तो हर एक पैमाने पर, हर एक फ्रंट पर गेमिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए जेंसाटेक ने अपनी बादशाहत कायम कर दी है। आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को भी गेम लॉन्च करना है, कोई भी कंपनी को, तो जेनसार टेक्नोलॉजी, अब आपका जेनजार, हम तो जेनसार टेक्नोलॉजी वाले हैं मैं जैन साहब और सेठी साहब और जैन साहब की लिस्ट में लगातार रहा है, बार बार ये स्टॉक रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। तो अगर किसी को गेम लॉन्च करना है तो उसकी जो टेस्टिंग वगैरह जो करानी है वो जेनसार टेक्नोलॉजी उसमें नंबर 1 है। यस, 10,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है इसका, जो कंपनी बिकी है उसका कितना है? मैं तो डील को देख के मेरे को और कुछ सूझा ही नहीं सर। 5 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ की कंपनी, गेमिंग बनाने वाली कंपनी और गेमिंग की टेस्टिंग करने वाली कंपनी सिर्फ 10,000 करोड़ की। बहुत नाइंसाफी है ना, वो गजब। मतलब ओपनिंग आप सोचिए इस स्पेस में क्या रेवेन्यू आगे आ सकते हैं, और ये ऑलरेडी कर रही है काम, काफी ऑलरेडी काम कर रही हैं सर। और ये तो कंटिन्यूअस, मैं वही टाइमलाइन देख रहा था कि 2010 का ट्वीट था, उसके बाद यहाँ पर फॉलोअप क्या होता है और किस हिसाब से जेंसाटेक उस पर काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको हमने वेरीफाई किया आपके सामने। ओके, तो पूरी रिसर्च के साथ और पूरे डेटा के साथ। और अभी हमारे टीम में अरमान भी हमें एक वो भेज रहे हैं, उन्होंने एनुअल रिपोर्ट निकाल कर उसमें से भेजा है कि जेनसार टेक्नोलॉजी की एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि इसको लेकर गेमिंग बिजनेस को लेकर उन्होंने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के साथ पास्ट में करार किया हुआ है। तो वो माइक्रोसॉफ्ट ने ही एक्वायर किया एक्टिविजन को, और माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ पहले ही जेनसार एक बार करार कर चुका है, हो सकता है कंटिन्यू भी हो, पुरानी एनुअल रिपोर्ट में नजर आ रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट ही एक्टिविजन ब्लिज़र्ड को एक्वायर किया। गजब। दीप, इसमें कुछ जोड़ेंगे आप? इंटरेस्टिंग चीज आती दिख रही है तो। बिल्कुल सर, जेनसार का ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार है। इनफैक्ट बाकी ग्लोबल मेजर्स के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप करी हुई है, उसका भी इनको फायदा मिलते हुए दिखेगा। और जैसा कुशल कह रहे थे, गेमिंग में बैक टेस्टिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो वो बैक टेस्टिंग का फायदा इनकी तरफ डेफिनेटली आते हुए दिखेगा। परसेंटेज वाइज सर मार्केट कैप से करना मुश्किल है, 5 लाख करोड़ के सामने 10,000 करोड़, वो डेसिमल्स निकल कर आएंगे, बट डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी वाइज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। तो आने वाले समय में मेटावर्स जब ये आएगा, वेब 3.0 आएगा, तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जो इस समय बाजार फिलहाल नहीं जान पा रहा है। तो नजर रखेंगे इन काउंटर्स पर सर जल्दी से आपकी स्ट्रैटेजी भी ले ली जाए। ग्लोबल संकेत, डाउ फ्यूचर्स अब पॉजिटिव हो गए हैं, तो शो की शुरुआत में 225 पॉइंट्स नीचे थे, पूरे रिकवर होकर पॉजिटिव हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स भी रिकवर होकर पॉजिटिव हो गए हैं, यूरोप के बाजार भी रिकवर होकर पॉजिटिव हो गए हैं, तो उतनी वीकनेस नहीं है। हमारे बाजार अभी भी थोड़ा नीचे हैं, क्या करके जाएं सर? दीप, हल्की फुल्की तेजी और शॉर्ट कवरिंग करके जा सकते हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम है, क्योंकि 18,000 के नीचे बंद हो रहे, तो हम बहुत अच्छी क्लोजिंग तो नहीं दे रहे हैं। हमारा क्लोजिंग का स्टॉप लॉस 17,975 का था, 17,950 का, उसके आसपास या उसके नीचे बंद दे रहे हैं 17,950 का, तो थोड़ा कंफर्ट कम है। लेकिन बैंक निफ्टी में 38,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं, तो अभी तक दिक्कत नहीं। तो अगर मुझे लॉन्ग करना है तो बैंक निफ्टी लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट करना है तो निफ्टी शॉर्ट करेंगे। बेहतर तो ये होगा, फर्स्ट चॉइस अगर आप मुझे पूछेंगे तो कहूँगा न्यूट्रल होके जाइए। लेकिन अगर आपको कुछ करना ही है तो आप बैंक निफ्टी खरीद के जाएं, 38,000 रुपये का कॉल ऑप्शन और सामने 38,500 का 1 या 2 अपनी श्रद्धा के अनुसार बेच दें। ये आपके लिए बेस्ट ट्रेड बन सकता है कल सुबह के लिए। बैंक निफ्टी 38,000 कॉल ऑप्शन बाय, 38,500 सेल, ताकि आप हेजिंग भी रहें, और 2 बेच दें तो आपके लिए मुनाफा ज़्यादा होने की संभावना ये ज़्यादा बढ़िया है। और ये 2 कॉल बेचने की पूरी जो उत्साह, भरोसा, जोश मुझे आया है, उसकी क्रेडिट आशु जी को। नहीं तो मेरे दिमाग में कभी आशु जी पैनल पे नहीं बैठे होते, 2 बेचने का तो ख्याल भी नहीं आता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही बोल सकता हूँ। तो आशु जी, स्ट्रेटेजी ठीक है बैंक निफ्टी का 38,000 का 1 कॉल लेकर 38,500 के 2 बेचने की? अनिल जी बिल्कुल ठीक है, कोई बहुत बड़ी मारामारी नहीं होगी, और ये थीटा डिके जो होगा, ऊपर वाली कॉल जो डबल बेची होगी, वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अभी भी अनिल जी जो स्प्रेड मैंने दिया था 6-7 रुपए का, अब अगर अब कोई बनाता है तो 12-13 रुपए का है। मार्केट वहीं की वहीं है, जो कॉस्ट थी वो जो अब नया बनाता है डबल हो गई। ऐसी अनिल जी कल के अगर 50 पॉइंट प्लस माइनस में खुलेगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आ सकता है इस ट्रेड के अंदर। तो आई थिंक विद सेम व्यू
जो आपने भी बोला कि बहुत अच्छा डिके मिलेगा अनिल जी सुबह इस ऑप्शन स्ट्रैटेजी में। भरोसा है और स्प्रेड बनाकर जा सकते हैं, अच्छी रिटर्न्स आपको इस पर मिल सकते हैं। 38,000 की कॉल खरीदें, 38,500 की एक या फिर 2 कॉल्स बेच दें, अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़ें और कमजोर क्लोजिंग है। 18,000 के नीचे आज आपको लंबे समय बाद क्लोजिंग बाजार दे रहा है। 38,000 के करीब आपको बैंक निफ्टी देगा क्लोजिंग और 60,000 के करीब सेंसेक्स है। तो 18,000 के नीचे निफ्टी की 250 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग। होल्ड आउट किया है ओएनजीसी ने क्योंकि कच्चे तेल के दाम है 7 साल की ऊंचाई पर। कोल इंडिया में खरीदारी थी टाटा मोटर्स, यूपीएल, एसबीआई, मारुति, हिंडाल्को और बजाज ऑटो। यहां पर पॉजिटिविटी दिखी पर उसके सामने इन्फोसिस आज का टॉप लूजर 3% नीचे था। एचयूएल में आपने बिकवाली देखी 2.5%, कल आएंगे नतीजे वहां पर नजर। बजाज फाइनेंस नतीजे दमदार थे, सुबह पॉजिटिव भी था पर फिर 2% नीचे फिसला। टीसीएस पे भी गिरावट आपने देखी, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक ये भी थे कमजोर। तो इन दिग्गजों की वजह से आपने देखा बाजार में कमजोरी का माहौल बनते हुए दिखा। वायदा कारोबार की तरफ आए तो काफी सारे स्टॉक्स यहां पर एक्शन थे। बायोकॉन सरप्राइज विनर, टॉप गेनर था आज वायदा कारोबार में 5% की तेजी के साथ। टाटा पावर 4.5% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा, डेल्टा कॉप, चंबल फर्टिलाइजर, एचएएल, गेल, गुजरात गैस, इंडस टावर्स, बंधन बैंक, ट्रेंट, जीएनएफसी, आईईएक्स, बाटा, इप्का और सीमेंस आपके लिए कुछ काउंटर्स जहां पर आपने बढ़िया खरीदारी देखी। पर उसके सामने एलएनटी टेक अगेन नतीजों का रिएक्शन 6% नीचे। आईसीआईसीआई प्रू यहां पर आपने 5.5% की गिरावट देखी। बिरला सॉफ्ट, इन्फो एज, एम्फोसिस यहां पर भी वीकनेस थी। तो आईटी के लिए आज अच्छा दिन नहीं था और सबसे ज्यादा रोटेशन वहीं से होते हुए दिखा। अनिल जी 18,000 के नीचे निफ्टी की लंबे समय बाद क्लोजिंग सर, हालांकि बैंक निफ्टी ने 38,000 को होल्ड कर लिया है क्लोजिंग पे। दीप लंबे समय बाद तो सही है लेकिन इतने लंबे समय बाद भी नहीं जितना आप बता रहे हो। 3, 6, 7, 8 दिन, 8 दिन बाद 8 ट्रेडिंग सेशन तो ठीक है, ऐसा मतलब इतना नहीं या ज्यादा हो गया सर। अब तो 18,000 की आदत पड़ गई थी तो सर तो अब कंफ्यूजिंग लगता है 17,950 बोला। आई नो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए 17,950 के स्टॉप लॉस पे चल रहे थे। लगभग वहीं पर बंद होता हुआ दिखा है। 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होने में रहा है कामयाब। तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग। फाइनल क्लोजिंग आने की तैयारी। उससे पहले बता दें आपको शाम का आयोजन क्या है। कच्चे तेल में लगी है आग और इसकी कीमतें 7 साल की ऊंचाइयों पर है। ये एक ऐसी कमोडिटी है जिस पे का असर मतलब दुनिया में कोई भी आदमी रहने दो पड़ेगा ही पड़ेगा और सीधा पड़ता है हर एक इकोनॉमी पर, हर एक की जेब पर। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है और ऐसे में चाहे वो आप खेती बाड़ी में उसका इस्तेमाल करो, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करो, गाड़ियों में करो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए करो, हर एक की कॉस्ट बढ़ती है और हर एक की कॉस्ट बढ़ने से हर प्रोडक्ट महंगा हो जाता था। अब महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखकर लग रहा है कि आने वाले समय में क्या जो अमेरिका में होने वाला है ब्याज दरें बढ़ने का, क्या हमारे यहाँ भी ब्याज दरें बढ़ सकती है। तो मतलब बहुत सारी चिंताएं हो रही है। तो आज का खास शो 5 बजे का यही है, आपकी खबर आपका फायदा। क्रूड की महंगाई आफत बनकर आई और इसी पर करेंगे हम बातचीत। हमारे साथ होंगे बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब, आर एस शर्मा साहब होंगे पूर्व चेयरमैन ओएनजीसी के, और इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जी भी होंगे हमारे साथ शाम 5 बजे। मिस मत करिएगा ये इंटरेस्टिंग शो। मनी गुरु में आज हम आपको बताएंगे सेकेंडरी बेंचमार्क यानी बिस्पोक बेंचमार्क के बारे में। जी हाँ, सेबी ने हाल ही में ड्यूअल बेंचमार्किंग की व्यवस्था की है और इसमें शामिल है ये बिस्पोक बेंचमार्क। तो क्या है ये बिस्पोक बेंचमार्क और एक इन्वेस्टर के लिए कैसे साबित होगा फायदेमंद? म्यूचुअल फंड के इस नए बेंचमार्क को समझाएंगे एकदम आसान भाषा में और जानेंगे बिस्पोक बेंचमार्क की हर बात। शाम 6:30 बजे देखना मत भूलिएगा मनी गुरु। बजट आने वाला है और जी बिजनेस पर हम लगातार बजट से जुड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं और आज से इंडिया 360 डिग्री में हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, कोविड ने मारा बजट का सहारा। इस सीरीज में हर रोज हम एक सेक्टर की बात करेंगे, उस सेक्टर पर कोरोना की मार का विश्लेषण करेंगे और बजट से उस सेक्टर की उम्मीदों को जानेंगे। आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा जिस सेक्टर को जरूरत है इस बजट से राहत मिलने की, टूरिज्म। जी हाँ, आज यूएन की एक एजेंसी ने टूरिज्म सेक्टर को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो इंडिया 360 डिग्री में हम इस रिपोर्ट का भी विश्लेषण करेंगे और साथ ही इंडस्ट्री की बजट से उम्मीदें भी जानेंगे। देखना मत भूलिएगा, कोविड ने मारा बजट का सहारा, टूरिज्म सेक्टर आज का विशेष 8 बजे का प्राइम टाइम बुलेटिन का फ्लैगशिप स्टोरी। ये है आज का पूरा कार्यक्रम। फाइनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर 175 अंक नीचे निफ्टी पर 17,938, 656 अंक नीचे सेंसेक्स बंद हुआ है 60,098 के आसपास और 168 अंक मात्र बंद हुआ है निफ्टी बैंक 38,041 पर। तो बैंक निफ्टी ने दिखाई है ताकत ही मानेंगे बॉस जिस हिसाब से। और एकमात्र इंडेक्स है जो एक बार खाली पूरे देखिए दिन भर में सिर्फ एक बार कुछ मिनट के लिए
हरे निशान में दिखा बैंक निफ्टी। बाकी निफ्टी में तो कहीं दूर दूर तक भी हरे निशान में आया नहीं। कम से कम बैंक निफ्टी ने एक बार लाइट दिखाई, वो ग्रीन लाइट, बाद में फिर नीचे। ओके, विदा लेने का वक्त है। आशीष सर से विदा लेंगे। कुणाल जी, राकेश जी, आपका भी धन्यवाद। तो हमारे दिल्ली के तो तीनों खास मेहमान हैं, और जैसा बंसल जी आपने कहा है, आपके कहने के बाद आज ही मैं फरमान जारी कर देता हूं कि सोमवार से मेरे साथ साथ बाकी सब लोग, दीप आपने तो सुन ही लिया, सबको ऑफिस में आने का आदेश दे दिया है। बंसल जी ने कहा तो आना ही पड़ेगा। बंसल जी ने बोल दिया है, और बाकी सब लोगों को भी बंसल जी आदेश दे ही चुके हैं। तो हम सब, और आशीष सर आप आजकल दिल्ली में कि मुंबई में? अनिल जी दिल्ली में हूँ, लेकिन ये बजट पे पूरी आने की तैयारी है। वाह क्या बात है। और कुणाल जी आप? और अनिल जी अगर मैं बॉम्बे में होता तो आपको क्या पूछने की जरूरत पड़ती कि मैं के कंधे पर रखकर तोप चला रहे हैं? कौन, मैं? अरे मैं, मुझे कहाँ बंसल जी के कंधे की जरूरत है। मेरे पास कंधों की कमी कहाँ है तोप चलाने के लिए। लेकिन तो मैं तो बंसल जी की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने सबको बुलाया है। बाकी मुझे बुलाना था तो मैं बुला ही सकता था। चलिए, कैसा भी रहे मार्केट, चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए, और अगर 3:30 बजे मुस्कुराहट रहे तो फिर शाम आपकी अच्छी निकलेगी। बाकी सुबह से तो फिर वापस कल सुबह हम आपका ख्याल रख ही लेंगे, चिंता न करें। बाजार ऊपर नीचे तो चलेगा ही, अगर एक ही रहे तो फिर मज़ा ही क्या। अगर तुम ही तुम हो तो तुम क्या तुम हो, और अगर हम ही हमें तो क्या हमें। तो तेज़ी और मंदी तो दोनों होनी चाहिए। इसकी वजह से आपका मूड माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। विदा लेंगे सुमित जी से भी, वागले साहब, किरण जी, सचिन जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय देने के लिए, वक्त देने के लिए, आखिरी शो में हमारा साथ देने के लिए।